हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 2 का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ मॉडल पेपर ही नहीं है, ये आप लोगों का एमडीसी पेपर होम साइंस का पूरा सिलेबस इसमें बताया गया है। ठीक है, पूरा होम साइंस का जितना भी यहाँ पे आप लोग को पढ़ना है, इसमें आप लोग को पूरा विस्तार से बताया गया है। साथ ही आप लोग का इसमें क्वेश्चन आंसर भी बताया गया है, चाहे 1 नंबर हो, ठीक है, चाहे 1 नंबर हो, चाहे 5 नंबर का हो, चाहे 15 नंबर का हो, सारा का सारा क्वेश्चन इसमें बताया गया है। और आप लोग का किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा वो भी आप लोग का इसी वीडियो में बताया गया है। ठीक है, और ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें आप लोग का सारा सिलेबस खत्म कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग का इसका कोई भी प्रश्न ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा कोई भी यूट्यूब में। ठीक है, तो यूट्यूब में ज़्यादातर इसका होम साइंस का कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि सर होम साइंस का एक बार बना दीजिए, कोई भी यूट्यूब चैनल वालों ने नहीं बनाया, तो इसीलिए आप लोग का इसमें हम पूरा डिटेल से इसमें आप लोग के लिए यहाँ पे वीडियो लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत ही मेहनत लगा ये वीडियो बनाने में और बहुत सारा क्वेश्चन इसमें आप लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो एमडीसी पेपर होम साइंस का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। तो ये आप लोग का इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। ठीक है, FYUGP सेमेस्टर 2 होम साइंस इस तरह से लिखा रहेगा और सेक्शन आप लोग का ये लिखा रहेगा। ठीक है, 24 से 28, और इसमें टाइमिंग जो आप लोग का दिया रहेगा वो 3 घंटा का रहेगा। ठीक है, इसमें आप लोग को टाइमिंग जो है वो 3 घंटा दिया जाएगा और आप लोग को इसमें फुल मार्क्स, यानी आप लोग जो ये एग्ज़ाम देंगे वो 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, लेकिन जो ये आप लोग पेपर दे रहे हैं, ठीक है, इसमें आप लोग को 75 मार्क्स पूछेगा। ठीक है, और 25 जो हो गया आप लोग का इंटरनल में आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, इंटरनल यानी आप लोग का कॉलेज में या आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो है 100 मार्क्स का हो जाएगा। और हम लोग पास की बात करें तो इसमें आप लोग को पास होना है तो आप लोग को 40 मार्क्स लाना होगा। ठीक है, नहीं 40 नंबर लाना होगा आप लोग को पास होना है। तो 39 मत लाइएगा, 39 लाते हैं तो आप लोग प्रमोट कर जाइएगा। 40 लाइए ठीक है, 41 लाइए ठीक है, 42 लाइए ठीक है, 43 लाइए ठीक है, लेकिन आप लोग 39 मत लाइएगा, है ना। इससे आप लोग क्या हो जाएंगे, प्रमोट। एक बार प्रमोट होने से क्या होता है, बार बार एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर जाना है, तरह तरह का दिक्कत होता है, टेंशन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए इसको। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड नहीं है, सारा का सारा चीज़ ईजी लैंग्वेज में यहाँ पे बताया गया है। तो चलते हैं हम लोग क्या क्या आगे दिया है देखते हैं। लिखा है कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव दियर आंसर इन ऑन वर्ड। ठीक है, परीक्षार्थी जो है यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। ये सभी वहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में लिखा रहेगा। हम आप लोगों का पैटर्न क्या क्या है वही हम आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, और इससे पहले आप लोग का जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बताए हैं। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन मिलता जुलता आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निर्देशानुसार दोनों खंडों से उत्तर दे। ठीक है, दोनों खंड ए और खंड बी दोनों से उत्तर देना है, लेकिन खंड ए यानी ग्रुप ए जो है हमारा कंपलसरी रहेगा। ठीक है, ग्रुप ए का सारा क्वेश्चन आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो ग्रुप ए में आप लोगों का 5 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ग्रुप ए में आप लोग का 5 क्वेश्चन पूछेगा और जो 5 क्वेश्चन रहेगा वो एक नंबर का रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को टोटल जो है 5 मार्क्स इसमें मिल जाएगा। ठीक है, 5 मार्क्स ये आप लोग को मिल जाएगा। और चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग को पूछेगा। देखिए लिख रहा है कि आंसर इन वेरी शॉर्ट। ठीक है, अति संक्षिप्त में उत्तर देना, यानी बहुत छोटा शब्दों में ही उत्तर देना है इसका। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना, आधा पेज नहीं लिखना है इसमें। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा एक लाइन में ही उत्तर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि वृद्धि को परिभाषित करें। ठीक है, वृद्धि को परिभाषित करें, तो आप लोग का ये पहला ए नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप ए का है, पहला ए का क्वेश्चन। तो ये आप लोग को देखिए यहाँ पे इसका उत्तर मैंने लिख दिया है। लिखा है कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव या अर्थव्यवस्था के आकार, मात्रा, संख्या, क्षमता या विकास स्तर में समय के साथ बढ़ोतरी होती है। ठीक है, बोला है कि वृद्धि किसे कहते हैं, अब इसकी परिभाषा देना है। तो बोलना है कि वह प्रक्रिया, ठीक है, जिसमें किसी वस्तु, व्यक्ति, जीव, अर्थव्यवस्था, आकार, मात्रा, ये सब आप लोग को लिखना है। और साथ ही जो है समय के साथ जो बढ़ोतरी होता है, ठीक है, उसका जो बढ़ोतरी होता है उसकी व्यवस्था में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ अगर बढ़ता है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, वृद्धि। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, ठीक है, कोई भी चीज़ वस्तु हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा जीव दे दिया है। ठीक है, कोई भी चीज़ चाहे वो बढ़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि। वृद्धि मतलब ही बढ़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को यहाँ पे दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए आप लोग का इसमें जो बताने भूल गए कि आप लोग का जो है इसमें दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आप लोग को किसी से भी देना होगा, दे सकते हैं, हिंदी से देना है तो दे सकते हैं, इंग्लिश से देना होगा तो दे सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं, 90% जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी से देते हैं आंसर। ठीक है, तो आप लोग भी हिंदी से दे सकते हैं और इंग्लिश वाले तो इंग्लिश से ही देंगे। ठीक है, तो बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भोजन में उपस्थित, तो बी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्वों के नाम बताइए। ठीक है, बोल रहा है कि भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व होता है उसका नाम सिर्फ यहाँ बताना है। तो कितना भी आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि पहले मैंने क्या कर दिया, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन, खनिज लवण, जल,
अहार्नीय रेशा या रफेज, ठीक है, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने इसका उत्तर यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। और देखिए सी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है, इन्हें हो जाता है या होता है, बच्चों में जो है विटामिन डी की कमी से रिकेटस यहाँ पे बीमारी होता है, ठीक है, रिकेटस, ठीक है। तो ये हमारा सी नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। और डी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, मानव निर्मित और प्राकृतिक रेशों के दो उदाहरण दीजिए, ठीक है, मानव निर्मित और एक प्राकृतिक रेशा, ठीक है, इसके दो उदाहरण यहाँ पे देना है। तो पहला हम लोग देखते हैं मानव निर्मित जो रेशा होता है उसका पहला उदाहरण क्या है, पॉलिस्टर, ठीक है, पहला उदाहरण हमने पॉलिस्टर दे दिया और दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, नायलॉन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मानव निर्मित देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्राकृतिक रेशा, ठीक है, प्राकृतिक रेशा में हम लोग क्या देते हैं, कपास पहला दे दिए और दूसरा क्या हमारा रेशम, ठीक है। तो ये हमारा डी नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं ई नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो ई नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक रंग में कौन कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक यानी प्राइमरी जो कलर होता है, ठीक है, प्राइमरी जो कलर होता है उसमें कौन कौन सा रंग होता है, ठीक है। तो लाल, पीला, नीला, ठीक है, जिसको हम लोग RYB कहते हैं। आर मतलब हो गया आप लोग का रेड, ठीक है, और वाई मतलब हो गया येलो, ठीक है, और ब्लू हो गया, बी से ब्लू होता है, ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो ये हमारा प्राथमिक रंग में ये सभी आ जाता है, ठीक है, ये हमारा प्राथमिक रंग हो गया, ठीक है। चलिए ये हमारे यहाँ पे एक नंबर वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पे आप लोग का देखिए दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो 5 मार्क्स का यहाँ पे दिया है। तो ये आप लोग का जो है एक महासंग्राम वीडियो हो गया है, ठीक है, एक तरह से महासंग्राम वीडियो ही बोल सकते हैं या तो महामैराथन बोल सकते हैं, कुछ भी हम लोग, या तो वन शॉट वीडियो बोल सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग का ये बहुत ही विस्तार से हम आप लोग के लिए यहाँ पे बनाए हैं वीडियो, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, इसको महामैराथन बोलिए, महासंग्राम वीडियो बोलिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी बोलना चाहें इसको बोल सकते हैं, क्योंकि बोलना यहाँ पे कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे शब्द से यहाँ पे आप लोग का सारा क्वेश्चन आंसर बताया गया है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को यहाँ पे बताया गया, आप लोग का पूरा यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोग का इसका PDF चाहिए तो PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है, इसका PDF जो आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसका PDF से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिए और एक बार आप लोग PDF पढ़ लीजिए, 100% गारंटी कि आप लोग को पूरा का पूरा ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है, यानी आप लोग का पूरा सिलेबस इसमें खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन सा कारक विकास को प्रभावित करता है, ठीक है, ऐसा कौन सा कारक है, ठीक है, कारक बोलिए कारण बोलिए, ठीक है, कौन सा ऐसा कारण है जो विकास को यहाँ पे क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। विकास क्या हो गया, जैसे कि मनुष्य का विकास होता है, ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा जीव जंतु सभी का विकास होता है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे विकास को प्रभावित करता है कौन सा ऐसा कारक है, ठीक है। तो इसी के बारे में यहाँ पे हम लोग को लिखना है। तो देखिए उत्तर में आप लोग को किस प्रकार से लिखना है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को 150 से 200 शब्दों में ही उत्तर देना है, ठीक है, ज़्यादा मैक्सिमम आप लोग 200 शब्द में दे सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा देने से फायदा नहीं है, 5 मार्क्स का है, ठीक है। आप लोग 250-300 शब्द 15 नंबर में दे सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग को कितना देना है, 200 या 150, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका उत्तर को देखते हैं, इसमें क्या क्या लिखा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और मानवीय प्रगति शामिल है। बोल रहा है कि विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, बहुत ही बड़ा प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और मानवीय प्रगति भी शामिल है। इसमें सभी चीज़ यहाँ पे प्रगति करता है, ठीक है, ये सभी शामिल है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। किसी भी देश, समाज या व्यक्ति के विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है। किसी भी देश को, समाज या व्यक्ति के विकास को अनेक प्रकार के जो यहाँ पे कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं, ठीक है, चाहे हमारा देश ही क्यों ना हो, ठीक है। जैसे हम लोग नहीं बोलते कि देश का विकास यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देश भी हो सकता है, ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग भी दे सकते हैं, ठीक है। देश का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी भी देश का यहाँ पे समाज, व्यक्ति का विकास अनेक कारक को यहाँ पे प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसे प्रभावित करने वाले कारकों का मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए यहाँ पे जो है इसके विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो बोल रहे हैं यहाँ पे वो 2 श्रेणी है ना, 2 खंडों में यहाँ पे विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा क्या हो गया, देखिए पहला है अनुवांशिक कारक, ठीक है, पहला क्या है, अनुवांशिक कारक, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी फैक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वे कारक हैं जो व्यक्ति को वंशानुगत माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जो माता पिता से यहाँ पे वंशानुगत क्रम यहाँ पे माता पिता से मिलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे वंशानुक्रम का एक एग्जांपल दिया जैसे जीन्स, ठीक है। देखिए जीन्स क्या होता है, जीन्स शारीरिक बनावट, रंग रूप, संभावित बुद्धि, हृदय रोग या मधुमेह जैसे कुछ बीमारियों की प्रवृत्ति आदि को निर्धारित करते हैं, ठीक है। जीन्स ही यह तय करता है कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धि की अधिकतम सीमा क्या होती है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि इसकी जो शारीरिक बनावट होती है, ठीक है, रंग रूप होता है, संभावित बुद्धि या हृदय जो रोग होता है, मधुमेह जैसी बीमारियां जो होती है, ये सभी यही जीन्स निर्धारित करता है, ठीक है। जैसे माता पिता, आप लोग नहीं बोलते कि ये
मतलब आपका भाई या बहन जो होता है वो माता से मिलते हैं, पिता से मिलते हैं, ठीक है। उसका जो शरीर का बनावट है, उसका जो फेस कटिंग है वो माँ से मिलता है, ठीक है। तो ये जो सभी होते हैं, जैसे बीमारी भी हो गया, कुछ बुद्धि होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इसको जो है बुद्धि अपने बाप की तरह है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ होता है, बीमारी भी हो गया, ठीक है। बहुत सारे चीज़ जो माता पिता से मिलते हैं, कोई बीमारी, ठीक है। तो ये सभी जो बोल रहा है, ये सभी जो है जिन्स से निर्धारित होता है, ठीक है। जिन्स ही बोल रहा है कि यह तय करता है कि किसी भी व्यक्ति की वृद्धि को अधिकतम सीमा क्या होती है। यही सब जो वृद्धि जो होती है वो जिन्स ही निर्धारित करता है इसकी जो सीमा क्या हो सकती है, ठीक है। तो ये था अनुवांशिक। और आगे हम लोग देखते हैं ग्रंथियों का स्राव, ठीक है। इसी में हम लोग को देखना है, अनुवांशिक में देखना है ग्रंथियों का स्राव, ठीक है। बोल रहा है कि शरीर में विभिन्न ग्रंथियां जैसे थायराइड, प्यूटरिटी से निकलने वाले हार्मोन शारीरिक और मानसिक विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रंथियों का जो स्राव होता है वो शरीर के विभिन्न ग्रंथियों जैसे थायराइड से, प्यूटरिटी से, ठीक है, ये सभी जो है वो हार्मोन निकलता है, ठीक है। शारीरिक और मानसिक विकास को यहाँ पे महत्वपूर्ण रूप से क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है। कौन करता है, थायराइड और प्यूटरिटी, ठीक है। ये सभी जो उदाहरण है उसके लिए थायराइड ग्रंथि के लिए कम स्राव से शारीरिक और मानसिक विकास धीमा हो जाता है, ठीक। क्या हो सकता है, इससे शारीरिक और मानसिक विकास जो है वो धीमा हो सकता है, ठीक है। आगे बोल रहा है पर्यावरणीय कारक, ठीक है। पर्यावरणीय कारक क्या क्या होता है इसका, अनुवांशिक क्षमता के बावजूद पर्यावरण के कारक ही तय करते हैं कि व्यक्ति उस क्षमता को किस हद तक साकार कर पाए। क्या बोल रहा है, अनुवांशिक क्षमता के बावजूद पर्यावरण के कारक ही यहाँ पे तय करते हैं कि व्यक्ति उस क्षमता को किस हद तक साकार कर पाएगा, यानी किस हद तक वो सह पाएगा ये पर्यावरण को, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग दे दिए पोषण, ठीक है। पोषण में हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए पर्यावरणीय कारक है, ठीक है। पर्यावरणीय कारक में ही हम लोग यहाँ पे पोषण, ठीक है, पोषण को देखेंगे। पोषण क्या होता है हमारा, गर्भावस्था से लेकर पूरे जीवन काल तक पर्याप्त और संतुलित पोषण शारीरिक, मानसिक और समग्र कल्याण के लिए आवश्यक है, ठीक है। पोषण जो है हमारे जीवन काल के लिए बहुत ही पर्याप्त है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है। इसे जो है संतुलित पोषण शारीरिक, मानसिक और समग्र कल्याण के लिए बहुत ही ये जरूरी होता है, ठीक है। कौन, पोषण। देखिए बोला कि कुपोषण विकास को गंभीर रूप से बाधित कर सकता है, ठीक है। जो कुपोषण होते हैं वो विकास को गंभीर रूप से यहाँ पे बाधित यानी रोक सकता है, ठीक है। कौन, कुपोषण, ठीक है। उसका विकास जो होता है, उसका गति जो होता है वो धीमा पड़ जाता है। अगर कोई व्यक्ति कुपोषण है, ठीक है, तो उसका विकास जो है वो बुरी तरह से रुक जाता है, ठीक है। तो आगे हमारा है पारिवारिक वातावरण, ठीक है। इसका जो वातावरण होता है पारिवारिक में वो कैसा होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे बोल रहा है, हम लोग देखते हैं, बोल रहा है कि परिवार बच्चों के, ठीक है, परिवार बच्चों के भावनात्मक और सामाजिक विकास की पहली पाठशाला है, ठीक है। परिवार जो बच्चों का क्या होता है, भावनात्मक और सामाजिक विकास का पहली पाठशाला, ठीक है। यहाँ पे ही बच्चे सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें सीखना चाहिए कोई भी सामाजिक चीज़ को, ठीक है। चाहे भाव से लेकर या समाज से लेकर कोई भी चीज़ यहाँ पे सीखता है। तो बच्चे जो होते हैं वो अपने परिवार से, माता पिता से ही यहाँ पे पहले सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद पूरी दुनिया तो अपने खुद सीख जाते हैं, ठीक है। तो आगे बोला है कि प्यार, देखभाल, सुरक्षा और सकारात्मक बातचीत वाला माहौल बच्चे के भावनात्मक संतुलन और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करता है, ठीक है। देखिए प्यार, देखभाल, सुरक्षा और सकारात्मक जो बातचीत वाला माहौल होता है, ठीक है, वो बच्चों के भावनात्मक संतुलन और समस्या का समाधान कौशल को यहाँ पे मजबूत करता है, ठीक है। उसकी जो बुद्धि को यहाँ पे यही सब चीज़ से बच्चों को क्या होता है, उसके विकास की जो प्रक्रिया होती है, यही ये सब जो है उसके कौशल को यहाँ पे मजबूत करता है, ठीक है। घर में संघर्ष या तनाव बच्चे के मस्तिष्क विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, ठीक है। घर में अगर कोई तनाव, लड़ाई झगड़ा जो होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, बच्चे के मस्तिष्क में क्या कर सकता है, बुरा प्रभाव यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। उससे नेगेटिव यहाँ पे प्रभाव इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, बच्चों में। और आगे हमारा देखिए क्या बोल रहा है, अगला पॉइंट जो हमारा है वो सामाजिक और आर्थिक कारक, ठीक है। सामाजिक और आर्थिक कारक में क्या हो सकता है, बोल रहा है कि व्यक्ति के आसपास का सामाजिक आर्थिक स्तर, जैसे कि हो गया शिक्षा, आय, समुदाय, ठीक है, ये जो सभी होते हैं वो स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षाओं की गुणवत्ता और जीवन के अवसरों को प्रभावित करता है, जिससे विकास पर सीधा असर पड़ सकता है, ठीक है। बोल रहा है कि व्यक्ति के आसपास जो सामाजिक आर्थिक स्तर जैसे शिक्षा, आय, समुदाय जो होता है, ठीक है, वो जो होता है वो स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और जीवन के अवसरों को प्रभावित कर सकता है, जिससे विकास पर सीधा असर पड़ सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, विकास पर ही डायरेक्ट इससे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसका सामाजिक और आर्थिक कारक, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं भौगोलिक और अन्य कारक, ठीक है। भौगोलिक और अन्य कारक इसमें क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि प्राकृतिक वातावरण, जैसे यहाँ पे प्रदूषण हो गया, ठीक है, आसपास उपलब्ध सुविधा, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और बच्चों के साथ किए गए खेल, बातचीत व पढ़ने जैसी गतिविधियों का भी यहाँ पे विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्राकृतिक वातावरण से, प्रदूषण से बहुत सारी बीमारियां भी होती है, ठीक है। आसपास उपलब्ध सुविधा, स्कूल जैसे हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र हो गया और बच्चों के साथ किए गए जो खेल हो गया, बातचीत हो गया
वह पढ़ने जैसी गतिविधियां का भी यहाँ पे विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, यहीं से बच्चे बहुत सारे चीज़ सीखते हैं। बच्चे अगर खेलेंगे तो उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, बातचीत करेंगे तो उसके दिमाग जो बुद्धि जो होता है वो बहुत ही बढ़ोतरी होगा। ठीक है, वृद्धि होगा। पढ़ने जाएंगे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे गतिविधियां वहाँ पे पाएंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, विकास पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इस जो दूसरा क्वेश्चन था वो हम लोग देख लिए। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में हम लोग ने क्या क्वेश्चन लिया है, भोजन के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, तो यहाँ पे भोजन का कार्य क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन कर लेते हैं, उसका कार्य क्या क्या होता है वो आप लोग को पता नहीं होता है। आप लोग खा लेते हैं, बाकी तो पच जाता है ना। तो लेकिन उसका कार्य क्या क्या होता है यहाँ पे ये आप लोग को पूछा है। ये आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि भोजन का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर में भी आप लोग का 5 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आप लोग का देखिए आंसर भी यहाँ पे बताते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आप लोगों को भी यहाँ पे। ठीक है, आप लोग इसका PDF से भी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए भोजन का कार्य का यहाँ पे वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भोजन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि भोजन मानव जीवन का एक अनिवार्य तत्व है। ठीक है, भोजन जो होता है वो मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यह न केवल शरीर को जीवित रखता है बल्कि उसके समुचित विकास, शक्ति और कार्य क्षमता को भी बनाए रखता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि भोजन जो होता है वो शरीर यानी मनुष्य को ही जीवित नहीं रखता है बल्कि उसके जो समुचित विकास है, ठीक है, उसका जो विकास होता है। देखिए आप लोग बिना भोजन के वृद्धि नहीं कर पाएंगे, यानी बढ़ नहीं पाएंगे। अगर जैसे आप छोटे हैं, ठीक है, जैसे आप छोटे हैं तो अगर आप बड़ा होना चाहते हैं तो बिना भोजन के यहाँ पे वृद्धि नहीं कर सकते, बड़े नहीं हो सकते। ठीक है, भोजन जो होता है बहुत ही अनिवार्य है, जिंदा रहने के लिए है ही, लेकिन आपकी वृद्धि के विकास में भी यहाँ पे भोजन जो होता है अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, आगे बोला कि भोजन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन पूछा कि भोजन के कार्य का यहाँ पे वर्णन करना है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे भोजन का जो कार्य होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो है भोजन जो है हमें सबसे पहला क्या है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, भोजन जो है ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट ये इस तरह से आप लोग को बना लेना है और यहाँ पे लिखना है कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है, बोल रहा है कि भोजन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, एनर्जी यहाँ पे डेवलपमेंट करता है। ठीक है, एनर्जी देता है ताकि हमारा शरीर जो है वो वृद्धि कर सके, विकास कर सके। ठीक है, आगे बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। ठीक है, इनमें से हमें दैनिक कार्य, चलना फिरना, पढ़ना लिखना और शारीरिक श्रम करने की शक्ति मिलती है। ठीक है, भोजन से जो हम मतलब ऊर्जा से हमें दैनिक कार्य जो हमें कार्य करना होता है, कहीं भी हम लोग काम करते हैं, ठीक है, तो जो होता है हम लोग को एनर्जी से ही, यहाँ पे ऊर्जा से ही ये सभी हम लोग कर पाते हैं। कोई भी काम को हम लोग ऊर्जा के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी जो हम लोग कार्य इसको कर सकते हैं। चलना फिरना, अगर हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो हम लोग क्या चल फिर पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि एनर्जी हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलना फिरना, पढ़ना लिखना, शारीरिक श्रम जो मजदूरी होता है, ठीक है, हार्ड वर्क जो होता है, ठीक है, वो सभी हम लोग नहीं कर पाएंगे। बिना एनर्जी का हम लोग का शरीर नहीं कुछ कर पाएगा, है ना। तो एनर्जी जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पॉइंट में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है हमारा शरीर का निर्माण एवं विकास। ठीक है, शरीर का निर्माण मतलब शरीर, देखिए भोजन से हमारा क्या होता है, शरीर का निर्माण भी होता है और विकास भी करता है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, भोजन शरीर के निर्माण और वृद्धि में सहायक होता है। ठीक है, भोजन शरीर के निर्माण में और वृद्धि में भी यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दाल, दूध, अंडा आदि मांसपेशियों, हड्डियों और ऊतकों के निर्माण में मदद करते हैं। बच्चों और किशोरों के लिए यह कार्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोटीन युक्त भोजन जैसे हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, अंडा हो गया, ये सभी जो है वो मांसपेशी और हमारे जो हड्डी होता है और जो हमारा ऊतक हो जाता, टिश्यू होता है, ठीक है, उसके निर्माण में, ठीक है, उसके निर्माण में मदद करता है। ठीक है, कौन, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बच्चों और किशोरों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, शरीर की क्षतिपूर्ति एवं मरम्मत। ठीक है, शरीर का यहाँ पे क्षतिपूर्ति और मरम्मत भी करता है। कौन करता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, बोला है कि दैनिक जीवन में शरीर की कोशिकाओं टूटती फूटती रहती है। ठीक है, दैनिक जीवन में जो हमारी शरीर की कोशिका होती है वो टूटती फूटती रहती है। कभी भी देखिएगा आप लोग गिरते हैं तो चोट लग जाता है। ठीक है, तो वही टूटना फूटना उसी को बोला जाता है। ठीक है, तो भोजन के द्वारा इनकी मरम्मत होती है। किसके द्वारा, भोजन के द्वारा इसकी मरम्मत होती है। प्रोटीन और खनिज तत्व शरीर के टूटे ऊतकों की यहाँ पे पूर्ति करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग गिर जाते हैं, चोट लग जाता है तो इससे क्या होता है, जो टूटे ऊतक होते हैं वो फिर से यहाँ पे बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट क्या हमारा, रोगों से सुरक्षा।
ठीक है, रोगों से यहाँ पे सुरक्षा मिलता है। बोला कि भोजन शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है, भोजन शरीर का जो रोग प्रतिरोधक जो होता है वो उसकी क्षमता को यहाँ पे इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। विटामिन और खनिज पदार्थ शरीर की बीमारियों से बचाने में सहायक होते हैं, ठीक है। फल, सब्जियां और हरे पत्तीदार सब्जियां इस दृष्टि से उपयोगी होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया फल, हो गया सब्जी, हो गया, ठीक है, ये जो सभी हरी पत्ती वाली सब्जी जो हो गया वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, ठीक है, बहुत ही यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन, ठीक है, शारीरिक क्रियाओं का संचालन। इसमें बोल रहा है कि भोजन शरीर के विभिन्न आंतरिक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन और रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भोजन शरीर के विभिन्न आंतरिक क्रियाओं जैसे पाचन, श्वसन और रक्त संचार को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, ठीक है। कौन करता है, भोजन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भोजन, ठीक है। आगे बोला कि जल और खनिज लवण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन, जल और खनिज लवण जो है इसमें भोजन को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पचाता है, ठीक है। तो ये हमारा पांचवा भी क्लियर हो गया, यानी पांचवा पॉइंट क्लियर हो गया। यानी हम लोग का तीसरा जो क्वेश्चन था ग्रुप ए का वो हम लोग कंप्लीट यहाँ पे कर दिए, ठीक है। ग्रुप ए यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग का जो 5 नंबर वाला जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग का ग्रुप बी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम आप लोग को यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है कि आंसर एनी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन दिया है, आप लोग को बता दिए सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर, लेकिन आप लोग को यहाँ पे क्या करना है, किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ग्रुप बी से आप लोगों का इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है, सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, सिर्फ 4 क्वेश्चन बनाना है। तो 4 क्वेश्चन में आप लोग का एक जो क्वेश्चन होता है, जैसे यहाँ पे हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन दिया, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो 15 नंबर का यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 15 नंबर का यहाँ पे पूछेगा। इसी तरह आप लोग को 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाना है, ठीक है। तो 4 गुने आप लोग 15 कर दीजिए, यहाँ पे आप लोग को 60 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 60 मार्क्स लिख दिए, यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। तो 60 नंबर यहाँ पे आप लोग को टोटल इसमें पूछा जाएगा, किससे, ग्रुप बी से, ठीक है। ग्रुप बी से आप लोग को 60 नंबर यहाँ पे पूछा जाएगा, आप लोग अच्छे से इसमें नंबर उठा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसमें जो है कम से कम 250 से 300 शब्दों में उत्तर देना है, ठीक है। अगर आप लोग 350 भी देते बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे 350 भूल जाइए, आप लोग पेज गिनिए, ठीक है। पेज आप लोग को कितना लिखना है, 3 से 4 पेज आप लोग को लिखना है, ठीक है। आप लोग अगर 3 से 4 पेज लिख देते हैं तो आप लोग को कम से कम 15 में से 10 नंबर जरूर से जरूर, 8 नंबर भी मिल सकता है, 8 या 10 नंबर आप लोग को गारंटी है इसमें आप लोग उठा सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग को लिखना होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं जैसे इस प्रकार की कॉपी मिलती है, ठीक है, लिखने का तरीका उन लोग को भी नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखें, फिर यहाँ ऐसे लिखें, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, फिर यहाँ लिखें, ऐसे ऐसे लिखते लिखते मतलब बहुत ज़्यादा गैप छोड़ देते हैं। तो इतना क्या खाली दिख रहा है, तो वहाँ पे उसको पता चल जाता है कि ये सिर्फ पेज भरना चाहता है, ठीक है। तो इसमें उसमें क्या मिलता है, जैसे 15 नंबर का है तो आप लोग को इसमें 5 ही नंबर देगा, 5 या 4, 3 नंबर इस तरह से यहाँ पे दे देता है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग को नहीं लिखना है, आप लोग को क्या करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्रकार से कॉपी यहाँ पे मिलती है ना, तो आप लोग को अच्छे तरीके से मतलब स्पष्ट तरीके से शुद्ध भाषा में यहाँ पे आप लोग को लिखना है और हर चीज़ का पॉइंट देना है, ठीक है। 15 नंबर में बहुत अच्छे तरीके से लिखना है, हर चीज़ का पॉइंट लिखना है। कुछ भी जैसे यहाँ पे आप लोग को 4 नंबर में क्वेश्चन दे दिया तो आप लोग को सबसे पहले परिचय दे दीजिए, ठीक है, परिचय या अर्थ उसका क्या होता है पहले वो दीजिए, ठीक है, या उसकी परिभाषा दीजिए, ये पहले आप लोग को लिखना है। फिर उसका क्या क्या जो पूछा है वो आप लोग को पॉइंट देकर लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट को देखते हैं कि जैसे तैसे लिख देते हैं, एक ही कोई पॉइंट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का नंबर नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का जो नंबर है वहाँ पे कट जाता है। तो अगर आप लोग अच्छे से लिखिएगा तो आप लोग को नंबर बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग को वो नहीं करना है। और आप लोग को जो कॉपी मिलती है, ठीक है, बहुत सारे कॉपी में तो दिया रहता है लेकिन नहीं दिया रहता है, बहुत सारे नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, 1 इंच ले लीजिएगा, ठीक है, उसमें एक मतलब इंची जो होता है आप लोग का मतलब इंची जो आप लोग लेके जाते हैं, ठीक है, उससे आप लोग को लाइन खींचना है, ठीक है। तो इधर से बहुत सारे स्टूडेंट जो बोलते हैं कि सर इधर से भी खींचना होता है, ठीक है, तो ज़्यादा मत खींचिएगा, थोड़ा सा ही खींचिएगा इधर, लेकिन आप लोग ज़्यादा खींचिएगा, ठीक है। इधर मतलब कम से कम 1 इंची यहाँ पे आप लोग को गैप छोड़ना है इधर इस साइड, ठीक है, इस साइड आप लोग को गैप छोड़ना है इधर 1 इंची, ज़्यादा मत छोड़ दीजिएगा, यहाँ पर न लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर लिखना आप लोगों को क्या पेज तो 10-15 भर जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे तरीके से ये सभी जो पॉइंट होते हैं इससे भी नंबर आप लोग को मिलता है। और हैंड राइटिंग आप लोग का जो होता है वो थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, हैंड राइटिंग में भी यहाँ पे आंसर दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का नंबर यहाँ पे बढ़ सकता है अगर नियम फॉलो करते हैं तो
तो चलिए बिना देर किए हम लोग ग्रुप बी को देखते हैं क्या क्या इसमें पूछ रहा है। तो इसमें आप लोग का 4 क्वेश्चन ही यहाँ पे करना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 नंबर का पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव की विवेचना करें। ठीक है, बोल रहा है कि व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम, आप लोग का 5 नंबर में ये ऊपर भी बताते ही हैं। ठीक है, वंशानुक्रम यहाँ पे वंशानुक्रम के बारे में, ठीक है 2 नंबर क्वेश्चन था, तो वंशानुक्रम के बारे में यहाँ पे बताए थे। ठीक है, वो क्या क्या उसका प्रक्रिया होता है। ठीक है, और वातावरण के प्रभाव में ये क्या भूमिका निभाता है, ये सभी आप लोग को विवेचना करना है। ठीक है, फुल डिटेल से इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है सबसे पहले उत्तर। ठीक है, आप लोग किसका क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं वो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, जैसे 4 नंबर का हमारा क्वेश्चन है तो 4 नंबर का यहाँ पे आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से 4 नंबर आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है। तो देखिए उत्तर में आप लोग को लिखना है कि व्यक्ति का विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें अनेक कारक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, व्यक्ति का विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें अनेक कारक सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। इसमें वंशानुक्रम और वातावरण 2 प्रमुख और निर्णायक तत्व हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इसमें जो होता है वंशानुक्रम और वातावरण में 2 प्रमुख और निर्णायक तत्व होते हैं। व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास इन्हीं दोनों के पारस्परिक प्रभाव से संपन्न होता है, यानी संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि व्यक्ति का जो विकास होता है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास में इन्हीं दोनों के पारस्परिक प्रभाव से संभव हो पाता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यह कहना उचित होगा कि व्यक्ति ना तो केवल वंशानुक्रम का परिणाम है और ना ही केवल वातावरण का, बल्कि दोनों के संतुलित प्रभाव से उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, बोल रहा है कि यह कहना उचित होगा कि व्यक्ति ना तो केवल वंशानुक्रम का परिणाम है और ना ही केवल वातावरण का परिणाम है। ठीक है, बल्कि जो दोनों के संतुलित प्रभाव से उसका सर्वांगीण विकास होता है। ठीक है, यहाँ पे उसको दोनों से संतुलित प्रभाव से उसका विकास होता है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए इसका जो डिफिनेशन था, व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम का यहाँ पे क्या क्या भूमिका निभाता है वातावरण के प्रभाव में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट इस प्रकार से आप लोग को देना है कि वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम यहाँ पे आप लोग को देना है इस प्रकार से पॉइंट, और लिखना है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन सभी आनुवंशिक विशेषताओं से है जो एक व्यक्ति को अपने माता पिता और पूर्वजों से जन्म के समय प्राप्त होती है। ठीक है, बोल रहा है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन सभी आनुवंशिक विशेषताओं से है। ठीक है, जो एक व्यक्ति अपने माता पिता से और पूर्वजों के जन्म से समय से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे आपके दादा और परदादा हो गए। ठीक है, तो दादा और परदादा के देखे होंगे बहुत सारे चीज़ या बीमारी या कोई रंग रूप उसका चेहरा या कोई पेट या कुछ भी चीज़ जो होता है, बाल से लेकर कुछ भी चीज़, ठीक है, तो उनसे मिलते जुलते होते हैं। ठीक है, अपने पूर्वजों के जन्म से यहाँ पे समय से उसको प्राप्त होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, वो वंशानुक्रम यहाँ पे चलते रहता है। ठीक है, यानी जो आपके दादा का था फिर आपके पापा के आए, ठीक है, पापा के आए फिर आपके पास आया। ठीक है, उस प्रकार की जो बीमारियाँ होती है, कुछ चीज़ जैसे आपके दादा या आपके वंशानुक्रम में ऊंचाई हो गया या कोई रंग हो गया, ठीक है, कोई सांवला है, गोरा है, तो वहाँ पे आप लोग के बीच ये चलते आता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात ये कि किस प्रकार से यहाँ पे आनुवांशिक विशेषता जो है वो एक माता पिता से यहाँ पे मिलते जुलते आते हैं। ठीक है, तो आगे बोल रहा है कि यह उन जीन्स का संग्रह है। आप लोग को बताया ऊपर 2 नंबर क्वेश्चन में कि यह जो होता है वो जीन्स से होता है। ठीक है, जो हमारे शारीरिक और मानसिक गुणों की नींव रखता है। ठीक है, जैसे ऊंचाई, शरीर का रंग, बालों का प्रकार, आंखों का रंग आदि मुख्य रूप से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होते हैं। आप लोग को अभी बताया कि ये सभी जो होता है कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलता है। ठीक है, ऊंचाई हो गया, शरीर का रंग हो गया, बालों का प्रकार हो गया, ठीक है, आंखों का रंग हो गया, बहुत सारा चीज़ यहाँ पे मिलता है हमारे पूर्वजों से। ठीक है, तो ये सभी जो चीज़ होता है वो जीन्स के तौर पर यहाँ पे ये भूमिका निभाते हैं। ठीक है, देखिए आगे बोल रहा है कि मानसिक क्षमताएं क्या होती है। बुद्धि की संभावित सीमा और कुछ विशेषता अभिरुचियों का नींव भी आनुवंशिक होती है। ठीक है, किसी किसी का इंटेलिजेंसी जो होता है, ठीक है, वो बहुत ही संभावित होता है, किसी किसी को होता है, हर किसी को देखिएगा। आपके अगर कोई जैसे भाई हो गया, ठीक है, हर का बुद्धि एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो किसी ना किसी पूर्वजों से उसका बुद्धि मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि इसकी मानसिक जो क्षमताएं होती है वो कुछ अभिरुचियों का नींव इसमें मिलते जुलते रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए मानसिक क्षमताएं। अब हम लोग देखते हैं प्रवृत्तियाँ। ठीक है, इसकी जो प्रवृत्तियाँ होती है वो क्या होती है। बोल रहा है कि कुछ विशेष बीमारियों का या व्यवहारगत प्रवृत्तियों जैसे गुस्सैल स्वभाव या जोखिम भी वंशानुक्रम से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, बोल रहा है कि विशेष बीमारी बहुत सारा होता है, जैसे यहाँ पे गुस्सैल, कोई गुस्सा वाला मतलब आदमी पैदा होता है, आपके जो पूर्वज होते हैं
उसी से यहाँ पे आप लोग को दिखता है कि जो आपके दादा थे वो गुस्सा टाइप के थे, तो यहाँ पे जो उसका पोता है वो भी गुस्सा टाइप का होता है। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे मिलता जुलता है। ठीक है, किसी को चिड़चिड़ाहटपन यहाँ पे मिलता है, देखने को मिलता है ना। तो ये सभी जो है वो उसी की प्रवृत्तियाँ से यहाँ पे वो वंशानुक्रम से मिलता जुलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लिए इसके प्रवृत्ति को। अब हम लोग देखते हैं आगे पॉइंट क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास के लिए एक सीमा यानी लिमिट यह क्षमता निर्धारित करता है। ठीक है, वंशानुक्रम यहाँ पे व्यक्ति के विकास के लिए एक सीमा निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए वंशानुक्रम से प्राप्त एक बच्चे की अधिकतम बौद्धिक क्षमता की सीमा तय हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बोल रहा है कि एक बच्चा जो होता है उसका बौद्धिक क्षमता यहाँ पे सीमा तय कर दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वह एक उस सीमा को कितना प्राप्त कर पाएगा वह जो है वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, उसका जो सीमा होता है, उसका जो बौद्धिक क्षमता होता है वो निर्धारित किस पर कर पाएगा? वातावरण पर। ठीक है, ये वातावरण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं आगे जो पॉइंट है वो वातावरण है। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाहरी शक्तियों, परिस्थितियों और प्रभावों से है जो व्यक्ति के जीवन काल में वे उस पर कार्य करते हैं। इसमें वे सभी कारक शामिल हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के आसपास मौजूद होते हैं। ठीक है, और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि वातावरण से तात्पर्य उन सभी बाहरी शक्तियों, परिस्थितियों, प्रभावों से है जो व्यक्ति के जीवन काल में उस पर कार्य करते हैं। ठीक है, इसमें वे सभी कारक हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के आसपास मौजूद होते हैं। ठीक है, कौन? वातावरण, और उसके विकास को प्रभावित करते रहते हैं। ठीक है, तो वातावरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे जीवन काल के विकास को संभालने में। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रभाव को देखते हैं, वातावरण का प्रभाव क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, जलवायु आदि शरीर का शारीरिक विकास को सीधे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसका प्रभाव क्या होता है? पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, जलवायु आदि जो सभी बोल रहा है कि इसका प्रभाव जो होता है वो पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, बोल रहा है कि इसका प्रभाव जो होता है वो पोषण, स्वास्थ्य सुविधा, जलवायु जो होता है ये सभी जो है शारीरिक विकास को सीधे प्रभावित करता है। ठीक है, डायरेक्ट इसमें इफेक्ट मारता है। ठीक है, बोल रहा है कि आगे मानसिक और सामाजिक विकास। ठीक है, मानसिक और सामाजिक विकास पर इसका क्या असर पड़ता है? बोल रहा है कि पारिवारिक माहौल, माता पिता का व्यवहार, सामाजिक आर्थिक स्थिति। ठीक है, बोल रहा है कि मानसिक और सामाजिक विकास में इसको पारिवारिक माहौल और माता पिता का व्यवहार जो होता है, ठीक है, वो यहाँ पे डिपेंड करता है उस पर, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति उसका क्या हो सकता है, ये सभी उसके मानसिक और सामाजिक स्थिति पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं शैक्षणिक अनुभव क्या होता है। शैक्षणिक मतलब हो गया कि पढ़ा लिखा। ठीक है, उसका जो एजुकेशन लेवल होता है वो क्या होता है। ठीक है, वो किस प्रकार से उसमें डेवलपमेंट कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ठीक है, विकास कर सकता है। बोल रहा कि विद्यालय, शिक्षकों की गुणवत्ता, सीखने के अवसर। ठीक है, इसमें क्या होता है? विद्यालय, शिक्षकों की गुणवत्ता, सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। ठीक है, किससे? शैक्षणिक से। और आगे बोल रहा है कि सामाजिक संस्कृति का कारक, इसमें है समुदाय, धर्म, रीति रिवाज और दोस्त समूह। ठीक है, इसमें क्या सीखने को मिलता है? समुदाय, धर्म, रीति रिवाज और दोस्त समूह से इससे हम लोग को बहुत सारा चीज सीखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट इस प्रकार से बनाना है कि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया। ठीक है, अंतःक्रिया। इसमें बोल रहा है कि आधुनिक विकास को मनोविज्ञान इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि आधुनिक विकास का जो मनोविज्ञान है इस पर क्या बोल रहा है कि व्यक्ति का विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। दोनों एक दूसरे के गुणनफल होते हैं। ठीक है, ना कि योगफल। ठीक है, ना कि योगफल। ये जो दोनों होता है वो गुणनफल होता है। यह अंतःक्रिया का 3 मुख्य तरीके से होती है। यह जो अंतःक्रिया है वो 3 मुख्य तरीके से होता है। पहला क्या है? प्रतिक्रियाशील अंतःक्रिया। ठीक है, रिएक्टिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखना है कि एक ही वंशानुक्रम वाले 2 बच्चे अपने अलग अलग स्वभाव के कारण वातावरण से अलग अलग प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक शांत बच्चा और एक जिद्दी बच्चा। ठीक है, तो ये जो सभी जो है उसका स्वभाव के कारण होता है, और कुछ जो होता है उसका वातावरण के कारण होता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कोई कोई बच्चा जो होता है वो शांत स्वभाव का होता है, और कोई कोई बच्चा जो होता है वो जिद्दी स्वभाव का होता है। ठीक है, बहुत ही जिद्दी करता है कोई भी चीज़ के लिए। और अगला जो और दूसरा हमारा पॉइंट है सक्रिय अंतःक्रिया। ठीक है, एक्टिव इंटरेक्शन। तो इसमें बोल रहा है कि व्यक्ति जो है अपने वंशानुगत रुझानों के आधार पर ही स्वयं को ही अपने यहाँ पे वातावरण का चयन करता है। उदाहरण के लिए एक अंतर्मुखी बच्चा शांत किताबें पढ़ने वाले कोने को चुन सकता है। ठीक है, कोई शांत स्वभाव का बच्चा है तो उसको देखिएगा आप लोग, कोई कोने में या कहीं भी
किसी भी तरह से वो पढ़ लेता है, ठीक है, चुपचाप, ठीक है, कोई भी वो जिद्दी नहीं करेगा, कोई भी शोर शराबा नहीं करेगा, वो अपने शांत से स्वभाव से अपने कोने में जाके बैठ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का स्वभाव जो है उसके वातावरण से भी मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है, उद्दीपक अंतःक्रिया, ठीक है। उद्दीपक अंतःक्रिया में क्या है, व्यक्ति का वंशानुगत स्वभाव वातावरण के एक विशेष प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है, ठीक है। जैसे कि एक स्वाभाविक रूप से मधुर आवाज वाला बच्चा लोगों को उस गाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे उसे संगीत सीखने के अधिक अवसर मिलते, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जिससे उसे संगीत सीखने के अधिक अवसर मिलते, ठीक है। बोल रहा है कि एक स्वाभाविक रूप से एक मधुर वाला बच्चा जो लोगों को उस गाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जो उसे अधिक संगीत सीखने के लिए अवसर मिलते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ पे तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। और अब हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं कि निष्कर्ष में हमारा क्या निकलता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निष्कर्ष यह है कि व्यक्ति के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही पूरक हैं, ठीक है, कम्प्लीमेंट्री है, बहुत ही जरूरी है ये सभी चीज। वंशानुक्रम विकास की क्षमता प्रदान करता है, जबकि वातावरण उस क्षमता को पोषण देता है, ठीक है। बोल रहा है कि वंशानुक्रम विकास की क्षमता को प्रदान करता है और वातावरण क्या करता है, उस क्षमता को पोषण देता है, ठीक है। और उसे पूर्णतः यहाँ तक पहुँचाने के लिए अवसर प्रदान करता है। एक बीज जैसे हो गया कि एक बीज हो गया जिसे सर्वोत्तम मिट्टी, पानी और धूप की आवश्यकता है, ठीक है, धूप यानी वातावरण की आवश्यकता है। और मनुष्य को पूर्ण विकास इन दोनों कारकों के सकारात्मक और समन्वयपूर्ण सहयोग पर निर्भर करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जैसे एक बीज को हम लोग बोते हैं, ठीक है, जिस प्रकार वो मिट्टी में अपना पोषण को प्रदान करता है, उसी प्रकार जब वो अंकुरित होता है, ऊपर की तरह जब विकास करता है, ठीक है, अंकुरित होने के बाद वो जब वृद्धि करता है तो वो जब ऊपर आता है तो उसको धूप की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर हम लोग धूप और पानी नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो कभी विकास नहीं कर पाएगा, उसका जो क्रिया होता है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो वातावरण भी यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है, यानी इसकी वातावरण में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे निष्कर्ष में बता दिया गया है। तो ये हमारा पहला जो चौथा क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया, ठीक है, चौथा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से पूछ रहा है कि पोषण किसे कहते हैं, ठीक है, पोषण किसे कहते हैं। ये सब अभी आप लोग 8वें 9वें में पढ़े होंगे, ठीक है। तो पोषण किसे कहते हैं, मैक्रो तथा माइक्रो पोषक तत्वों का वर्णन करें, ठीक है। देखिए पोषण किसे कहते हैं ये सभी आप लोग को पता है, लेकिन मैक्रो और माइक्रो पोषक तत्व क्या होता है ये आप लोग को नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों शब्दों में अंतर है, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है, दोनों में अंतर है। तो ये जो पोषक तत्व होते हैं इसी का यहाँ पे वर्णन करना है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम लोग देख लिए। अब हम लोग चलते हैं इसका उत्तर पे। उत्तर आने से पहले हम लोग पोषण किसे कहते हैं उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है ताकि आप लोग को अधिक से अधिक नंबर मिल सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोषण किसे कहते हैं। हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन को देखना है। लिखा है कि पोषण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा जीव में क्या आ गया, मनुष्य, पशु, पौधे, ये सभी जो होता है जीव हो गया, ठीक है, अपने शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति, मरम्मत और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग करता है, ठीक है। बोल रहा है कि पोषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव में मनुष्य बताएं, पशु पक्षी बताएं, पौधे बताएं, ये सभी जो है उसको शरीर के विकास में सहायक प्रदान करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है, मरम्मत होता है, स्वास्थ्य बनाए रखने में ये आवश्यक होता है, ठीक है। भोजन या पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, ठीक है, भोजन और पोषक तत्वों को यहाँ पे क्या करता है, ग्रहण करता है, पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग में लाता है। इसी को क्या कहा जाता है, पोषण कहा जाता है, ठीक है। और देखिए आगे बोल रहा है कि पोषक का मुख्य स्रोत क्या होता है, पोषक का मुख्य स्रोत क्या होता है ये आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है। लिखा है कि मनुष्य के लिए पोषण का मुख्य स्रोत भोजन है, ठीक है। बोल रहा है कि मनुष्य के लिए पोषण का मुख्य स्रोत क्या है, भोजन है, ठीक है। भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। आगे बोल रहा है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण और जल शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण, ये आप लोग का 1 नंबर में आया था, ठीक है। आप लोग देखे होंगे यहाँ पे आप लोग का आंसर भी लिख दिए थे, ठीक है। तो ये सभी जो होता है भोजन के पोषक तत्वों में पाया जाता है। कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल, ये सभी जो पाया जाता है, ठीक है। तो जल शरीर के विभिन्न कार्यों में सहायक होते हैं। ये सभी जो होता है जल जैसे हो गया, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। बोल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। ऊर्जा किससे प्रदान होता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से, ठीक है। और प्रोटीन शरीर के वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं, ठीक है। प्रोटीन जो होता है वो शरीर की वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होते हैं,
ठीक है। तो ये सभी जो है इन लोगों का काम यही है। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या काम बोल रहा है। विटामिन और खनिज लवण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि विटामिन और खनिज लवण जो है हमारे शरीर को रोग और प्रतिरोध जो होता है उसकी क्षमता को बढ़ाता है। ठीक है, उसको ठीक करने में मदद करता है और विभिन्न जैविक क्रियाओं को यहाँ पे नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन? खनिज लवण। ठीक है, आगे बोल रहा है कि जल शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में और पोषक तत्वों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जल जो है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और पोषक तत्वों को यहाँ परिवहन के तौर पर, एक परिवहन मतलब हो गया कि हमारा शरीर में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो वो जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो वो परिवहन का यहाँ पे कार्य करता है। ठीक है, कौन? जल। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो अब देखिए मैक्रो पोषक तत्व यहाँ पे पूछा था हम लोग को क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैक्रो पोषक तत्व क्या होता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ देखना है। ठीक है, तो मैक्रो पोषक तत्व क्या होता है? मैक्रो पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनकी हमारे शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व क्या होता है? जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, ये पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ये जो पोषक तत्व होता है कौन? मैक्रो पोषक तत्व जो होता है वो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायता करता है और शरीर को विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाता है। ठीक है, संचालित करता है, नहीं चलाता है। कौन? मैक्रो पोषक तत्व। आगे बोल रहा है कि मुख्य रूप से मैक्रो पोषक तत्व 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि मैक्रो पोषक तत्व जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। कुछ विद्वान जल यानी पानी को भी मैक्रो पोषक तत्वों में सम्मिलित करते हैं। ठीक है, ये भी जो होता है मतलब कुछ विद्वान का मानना है कि पानी भी क्या है? मैक्रो पोषक तत्व में आते हैं। ठीक है, कुछ विद्वानों का मानना है। आगे बोल रहा है कि क्योंकि इसकी आवश्यकता भी अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, क्योंकि इसकी आवश्यकता किसकी? पानी की जो आवश्यकता है हमारे शरीर में बहुत ही अधिक मात्रा में उपयोगी होते हैं। ठीक है, बहुत ही यूजफुल होता है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक पानी भी है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे यानी विद्वान थे वो पानी को भी यहाँ पे मैक्रो पोषक तत्व में शामिल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मैक्रो पोषक तत्व। ठीक है, तो इसमें और भी चीज़ देखना है। क्या देखना है? कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो शरीर का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है या दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शक्कर, फल आदि जो है कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, ये जो है प्रमुख स्रोत कौन कौन है? चावल, गेहूं, मक्का, आलू, शक्कर, फल, ये सभी जो है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होती है। आप लोग के शरीर में अगर कमजोरी और थकान अगर महसूस होती है तो आप लोग का शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है। ठीक है, उसी से कार्बोहाइड्रेट की कमी से हमारा शरीर जो है कमजोर पड़ जाता है और थकान महसूस करता है। ठीक है, सुस्त जैसा। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का परिणाम। ठीक है, क्या क्या इससे होता है। और दूसरा हमारा क्या है? प्रोटीन। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग को पूछा था यहाँ पे। ठीक है, इसका जो 3 स्रोत है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है, इसका जो है 3 स्रोत है। मैक्रो पोषक तत्व का 3 स्रोत है। ठीक है, कौन कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग देख लिए, प्रोटीन आप देखेंगे और वसा को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रोटीन को देखते हैं। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, ऊतकों की मरम्मत और नई कोशिकाओं का निर्माण के लिए आवश्यक होता है। यह मांसपेशियों, त्वचा, बाल और नाखून के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दालें, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन आदि प्रमुख प्रोटीन के स्रोत हैं और प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर कमजोर हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है। ठीक है, बोल रहा है कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि करता है। ठीक है, ऊतकों की मरम्मत करता है, नई नई कोशिकाओं का यहाँ पे निर्माण करता है। यह जो है मांसपेशी, त्वचा, बाल और नाखून में भी यहाँ पे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, कौन? प्रोटीन। दाल हो गया, देखिए प्रोटीन किसमें किसमें मिलता है? दाल में, दूध में, अंडा में, मछली में, मांस में, मछली में, सोयाबीन, ये सभी में इसमें प्रचुर मात्रा में ये सभी पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की कमी से हमारे शरीर में क्या होता है? शरीर जो है हमारा कमजोर हो जाता है और इसमें रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो घट जाती है। ठीक है, रोग से हमारे लड़ने की क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो ये सभी आप लोग को इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक से अधिक करनी होगी, तभी हमारा शरीर जो है वो एक स्वस्थ तंदुरुस्त होगा। ठीक है, तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व माना गया है। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो वसा है। ठीक है, वसा क्या होता है? एक तरह से फैट होता है। वसा जो है फैट है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वसा शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, वसा जो है शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करती है और शरीर के अंगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, यह विटामिन ए, डी, ई, के अवशोषण
के अवशोषण में भी सहायक होती है। ठीक है, ये जो होता है विटामिन ए, डी, ई और के जो होता है वो अवशोषण में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, सहायक होता है। घी, तेल, मक्खन, मेवे आदि वसा के स्रोत है। ठीक है, देखते हैं आप लोग घी भी खाते हैं तो उसमें बहुत प्रचुर मात्रा में वसा होता है। ठीक है, फैट होता है। तेल हो गया, ठीक है, मक्खन हो गया, ये सभी जो हमारा शरीर खाना चाहिए लेकिन इसको कम खाना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे शरीर में वसा अगर कम पड़ जाए तो हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा घी भी खाना चाहिए। ज़्यादा मतलब नहीं खाना चाहिए, फिर ज़्यादा खाइएगा तो अपच हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा खाना चाहिए। घी हो गया, तेल हो गया, तेल पीना नहीं चाहिए, तेल सब्जियों में डाला जाता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है तो। ठीक है, तो मक्खन, ये सभी जो हमारा वसा का स्रोत हो गया। हालांकि वसा का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना कि हालांकि वसा जो है अधिक सेवन अगर करेंगे तो ये हानिकारक साबित होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में वसा की अगर मात्रा कम हो जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा वसा हम लोग को लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेने पर क्या होता है, इसका हानिकारक भी साबित होता है। ठीक है, देखिए जो हमारा मैक्रो पोषक तत्व था वो यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं माइक्रो पोषक तत्व। ठीक है, वो मैक्रो था, ये माइक्रो है। ठीक है, तो माइक्रो पोषक तत्व क्या होता है इसके बारे में हम लोग अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि माइक्रो पोषक तत्व वे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं जिनकी मानव शरीर को कम मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए मैक्रो पोषक तत्व में अधिक मात्रा होती थी। ठीक है, उसकी आवश्यकता अधिक होती थी, लेकिन माइक्रो में जो है वो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। लेकिन ये शरीर के सामान्य विकास, रोगों से सुरक्षा तथा विभिन्न जैविक क्रियाओं के संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, हमारे जैविक क्रियाओं में जो है संचालन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके बिना शरीर की अनेक आवश्यकता प्रक्रिया ठीक से संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बिना जो है शरीर की जो अनेक प्रक्रिया होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है। मैक्रो पोषक तत्व मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्व को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, एक विटामिन और एक खनिज लवण। उसमें हम लोग देखे थे मैक्रो को 3 भागों में विभाजित किया गया था और माइक्रो पोषक तत्व में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इसमें विटामिन हो गया और खनिज लवण हो गया। ठीक है, तो विटामिन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि विटामिन ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं परंतु शरीर की चयापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि विटामिन ऐसे जैविक यौगिक होते हैं जो ऊर्जा तो नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन शरीर की चयापचय जो क्रिया होती है वो नियंत्रित करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए विटामिन ए आंखों की रोशनी और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, विटामिन ए जो है वो आंखों की रोशनी के लिए और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और विटामिन बी जो है वो ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, विटामिन बी क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन और तंत्रिका तंत्र के लिए महत्वपूर्ण होता है। और विटामिन सी जो है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा घाव को भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन सी से ही हमारा, जैसे हम लोग कहीं गिर जाते हैं तो घुटना छिल जाता है, हाथ छिल जाता है, तो घाव को भरने में सहायक विटामिन सी ही करता है। ठीक है, और विटामिन डी जो है हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी जो है हड्डी और दांतों को मजबूत करता है, जबकि विटामिन ई और के क्रमशः एंटीऑक्सीडेंट तथा रक्त के थक्के जमने में सहायक होते हैं। ठीक है, ई और के जो है वो एंटीऑक्सीडेंट और रक्त के थक्के जमने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा मैक्रो पोषक तत्व के बारे में था। ठीक है, उसके प्रकार के बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, खनिज लवण। ठीक है, दूसरा जो है हमारा खनिज लवण। ठीक है, हम यहाँ पे दूसरा लिखना भूल गए, आप लोग लिख लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, तो खनिज लवण भी मैक्रो पोषक तत्वों का महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, इसमें आयरन, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, फास्फोरस आदि शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ये सभी इसमें पाया जाता है। ठीक है, खनिज लवण में। और बोल रहा है कि आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए कार्य को नियंत्रित करता है, जिंक प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाता है और कैल्शियम हड्डियों व दांतों के विकास में सहायक होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें खनिज लवण में भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये था हमारा खनिज लवण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मैक्रो पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, मैक्रो पोषक तत्वों की कमी से क्या क्या रोग होता है उसको देखते हैं। बोल रहा है कि मैक्रो पोषक तत्वों की कमी से एनीमिया, घेंगा, रतौंधी, कमजोरी प्रतिरक्षा शक्ति जैसी बीमारियां हो सकती है। इसलिए संतुलित आहार जैसे फल, सब्जियां, दूध, अनाज और दालें का सेवन कर माइक्रो पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, अगर हम लोग को ये सभी बीमारियों से बचना है तो हम लोग को महत्वपूर्ण आहार जो होता है, जैसे हो गया फल हो गया, सब्जी हो गया, दूध हो गया और अनाज, दाल, ये सभी जो है इसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का 5वां क्वेश्चन जो था वो क्लियर हो चुका है।
ठीक है, 5वां क्वेश्चन में हम लोग का क्या था, मैक्रो और मैक्रो पोषक तत्व, ठीक है, पोषण के बारे में था, तो वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब हमारा जो छठा क्वेश्चन है उसको हम लोग अब देखते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, विटामिन डी और कैल्शियम के महत्व को बताते हुए इसकी प्राप्ति के स्रोतों और कमी से होने वाली बीमारियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को विटामिन के बारे में आ गया, विटामिन डी के बारे में और कैल्शियम के महत्व के बारे में यहाँ पे बताना है, और इसके स्रोत और कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में भी यहाँ पे बताना है। ठीक है, विस्तार से बताना है। तो चलिए इसको भी हम लोग अब क्लियर करते हैं क्या क्या हमारा इसमें आंसर में दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को इस प्रकार से एक हेडिंग बना लेना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को एक हेडिंग बना लेना है, विटामिन डी और कैल्शियम, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से लिखना, मतलब संक्षिप्त में थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या क्या कार्य करता है, क्या क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को कि मानव शरीर के समुचित विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की अत्यंत आवश्यक होती है। ठीक है, हो रहा है कि मनुष्य के शरीर में समुचित विकास के लिए, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों की अत्यंत आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें विटामिन डी और कैल्शियम का विशेष महत्व है। इसमें जो है विटामिन डी और कैल्शियम का विशेष महत्व है। दोनों पोषक तत्व आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। ठीक है, गहरे रूप से यहाँ पे दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि विटामिन डी कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। ठीक है, विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। इनके संतुलित स्तर से हड्डियाँ मजबूत रहती है। ठीक है, इसके संतुलित स्तर से हड्डियाँ क्या रहती है, मजबूत रहती है, और शरीर को अनेक जैविक क्रियाओं सुचारू रूप से संचालित करती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शरीर जो है अनेक जैविक क्रिया यहाँ पे संचालित रूप से चालू रहती है। ठीक है, तो देखिए अब विटामिन डी का महत्व क्या है, इसके बारे में हम लोग को देखना है। क्वेश्चन में जिस प्रकार से यहाँ पे पूछा था उसी प्रकार में हम लोग यहाँ पे उत्तर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को लिखना है कि विटामिन डी का महत्व क्या है। ठीक है, विटामिन डी का महत्व क्या है, तो बोल रहा है कि विटामिन डी एक वसा घुलनशील विटामिन है जिसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ाना। इसका प्रमुख कार्य क्या है, आंतों से, ठीक है, जो हमारी आंत है उसको वहाँ से कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषण करना। ठीक है, यह हड्डियों और दांतों के विकास में भी सहायक होता है। विटामिन डी जो है वो हड्डी और दांतों के भी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, विटामिन डी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है तथा हृदय और तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य में भी योगदान देता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि यह शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है। ठीक है, ये जो है शरीर में हार्मोन की तरह कार्य करता है और कोशिकाओं की वृद्धि तथा विभाजन को नियंत्रित करता है। ठीक है, कोशिकाओं की वृद्धि करता है और विभाजन को भी नियंत्रित करता है। बच्चों में सही शारीरिक विकास और वयस्कों में हड्डियों की मजबूती बनाए रखने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, विटामिन डी की जो महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, शरीर का विकास करना और वयस्कों और हड्डियों को यहाँ पे मजबूत बनाए रखना। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को देखते हैं विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी का महत्व को हम लोग देखे थे, अब विटामिन डी का स्रोत हम लोग देखेंगे, उसके बाद जो है कैल्शियम का देखेंगे। ठीक है, तो विटामिन डी का स्रोत क्या है, विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, विटामिन डी का सबसे प्राकृतिक और प्रमुख स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अगर आप लोग को शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो आप लोग का धूप तापना चाहिए। ठीक, धूप को तापना चाहिए, सूर्य का प्रकाश को लेना चाहिए। ठीक है, प्रातःकाल या सायंकाल में, यानी प्रातःकाल यानी सुबह सुबह या तो शाम में धूप को 15 से 30 मिनट तक रहने से त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होता है। ठीक है, आहार स्रोतों में मछली का तेल, सालमन, टूना, अंडे की जर्दी, दूध, मक्खन, पनीर, दही तथा विटामिन डी से युक्त फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ शामिल हैं। ठीक है, ये सभी जो है विटामिन डी के स्रोत हैं। ठीक है, कुछ मात्रा में यह मशरूम में भी पाया जाता है। ये जो है मशरूम में भी पाया जाता है, विटामिन डी का स्रोत मशरूम में भी यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग विटामिन डी के स्रोत को देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम का महत्व, उसके बाद इसका स्रोत को देखेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का महत्व क्या है, कैल्शियम शरीर का एक आवश्यक खनिज है। ठीक है, कैल्शियम क्या है, एक शरीर का आवश्यक खनिज है। इसका लगभग 99% भाग हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। इसका जो है 99% हड्डी और दांतों में पाया जाता है, जिससे उन्हें मजबूती मिलती है। देखिए हमारा जो हड्डी और दांत होता है वो कैल्शियम से ही मजबूत होता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो हड्डी टूटने लगते हैं। ठीक है, दांत झड़ने लगते हैं, ये सभी बीमारियां होने लगती है। ठीक है, कैल्शियम रक्त के थक्के जमने, मांसपेशियों के संकुचन, हृदय की धड़कन को नियमित रखने और तंत्रिका संकेतों के संचारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे शरीर के लिए। बच्चों और किशोरों में हड्डियों के विकास के लिए तथा वृद्धावस्था में ऑस्टियोपोरोसिस से बचाव के लिए कैल्शियम अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, बच्चे और किशोरावस्था के जो लोग होते हैं, ठीक है, उसके हड्डियों के विकास के लिए और वृद्धावस्था में जो
लोग होते हैं वो कैल्शियम में अत्यंत भूमिका इसमें निभाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कैल्शियम का महत्व। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम का स्रोत क्या है। ठीक है, कैल्शियम का स्रोत क्या है। लिखा है कि कैल्शियम के प्रमुख स्रोत दूध, दुग्ध उत्पाद जैसे दही, पनीर, छाछ आदि हैं। ठीक है, कैल्शियम का प्रमुख स्रोत क्या है, दही, पनीर, छाछ, ये सभी है कैल्शियम का प्रमुख स्रोत। ठीक है, इसके अतिरिक्त हरी पत्तीदार सब्जियां जैसे हो गया पालक, मेथी, तिल, बादाम, सोयाबीन, मूंगफली, चना, रागी, बाजरा तथा छोटे आकार की मछलियां कैल्शियम से भरपूर होती है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम जो है किस में पाया जाता है। अगर हम लोग कैल्शियम की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हम लोग कुछ क्या क्या चीज़ खाना चाहिए जो कैल्शियम हमारे शरीर में आ सके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हम लोग को हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। ठीक है, पालक हो गया, मेथी हो गया, तिल खाना चाहिए, बादाम खाना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए, मूंगफली खाना चाहिए, चना खाना चाहिए, रागी, बाजरा, ये सभी जो चीज़ होता है, छोटे आकार की मछलियाँ जो होती है, छोटे छोटे मछली, बड़ा वाला मछली नहीं खाना चाहिए 2-3 किलो वाला। ठीक है, नदी का मछली जो होता है आप लोग के गाँव देहात में, ठीक है, हम लोग भी गाँव देहात से ही है, तो जो छोटे छोटे मछली होते हैं वो सभी को यहाँ पे खाना चाहिए। उससे हमारे शरीर में कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कैल्शियम जो इसी यहाँ से ये सभी जो है इसके स्रोत है। कैल्शियम से फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ और संतरे के रस भी इसके अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, संतरा में भी हम लोग को क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा अभी कि कैल्शियम का स्रोत क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, विटामिन डी से क्या क्या रोग हो सकता है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग हो जाता है, जिससे हड्डियाँ नरम और टेढ़ी हो जाती है। हड्डी जो होता है वो थोड़ा सा कर्व जैसा हो जाता है, टेढ़ी हो जाता है। ठीक है, और वयस्कों में इसकी कमी से ऑस्टियोमेलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोमेलेशिया जैसा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों में दर्द, कमजोरी आती है और लंबे समय तक कमी रहने पर ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, देखते हैं कि बूढ़ों यानी बुजुर्ग लोगों का क्या होता है, घुटना में दर्द हो जाता है। ठीक है, तो ये सभी जो है इसका कारण है ना। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, हम लोग अभी विटामिन डी का कमी से रोग देखे, अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो देखिए कैल्शियम की कमी से बच्चों में हड्डियों का विकास बाधित होता है और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। वयस्कों में हड्डियां भंगुर हो जाती है, जिससे फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, मांसपेशियों में ऐंठन, शून्यता, थकान और हृदय की धड़कन में अनियमितता भी कैल्शियम की कमी के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम का जो बीमारी है ये सभी है यहाँ पे आप लोग देख चुके हैं। ठीक है, बहुत सारा बीमारी यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से ये सभी बीमारियाँ हो जाते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन जो आंसर था वो समाप्त होता है। अब हम लोग थोड़ा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। ठीक है, कि निष्कर्ष में हमारा क्या है। देखिए निष्कर्ष में आप लोग को लिखना है कि विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, विटामिन डी हो या कैल्शियम हो, दोनों जो है वो स्वस्थ जीवन के लिए अनिवार्य है। ठीक है, संतुलित आहार, नियमित धूप सेवन और स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर इनकी कमी से बचा जा सकता है। ठीक है, विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों को इन पोषक तत्वों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इन लोगों को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। किसको बच्चों, गर्भवती महिला जो होती है और वृद्धों यानी बूढ़े लोग जो होते हैं उसको इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ताकि शरीर मजबूत और सक्रिय और रोग मुक्त बना रहे। ठीक है, ताकि शरीर जो है मजबूत बना रहे। ठीक है, रोग मुक्त यानी कोई रोग ना हो उसमें। ठीक है, तो ये जो था हमारा विटामिन डी और कैल्शियम जो था वो यहाँ पे हम लोग का वीडियो समाप्त होता है। ठीक है, और अब हमारा जो है अगला क्वेश्चन वो क्या है, आगे है हमारा 7वां नंबर। क्या देखिए 7वां नंबर हमारा क्वेश्चन है, आंतरिक सज्जा में रंगों का क्या महत्व है। ठीक है, आंतरिक सज्जा में रंगों का यहाँ पे क्या महत्व है इसके बारे में बताना है और रंग योजनाओं की यहाँ पे व्याख्या करना है। ठीक है, रंग योजना जो होती है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखिए आंतरिक सज्जा क्या होती है। आंतरिक सज्जा का सबसे पहले हम लोग अर्थ देखते हैं कि आंतरिक सज्जा क्या होता है। ठीक है, तो आंतरिक सज्जा जो होता है वो किसी भी इमारत या कमरे के अंदरूनी हिस्से, अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसको सुंदर बनाना, आकर्षक बनाना। ठीक है, उसकी जो सजावट होती है वो हम लोग उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसी को हम लोग आंतरिक सज्जा कहते हैं। जैसे कि मान लिया जाए फर्नीचर हो गया, फर्नीचर से भी तो हमारा कमरा जो है सुंदर दिखता है। मतलब अच्छे तरीके से हम लोग अगर उसमें सजावट करते हैं तो हमारा जो अंदरूनी हिस्सा है, ठीक है, वो अच्छा दिखता है। और उसमें रंग जो पेंट चढ़ाया जाता है, पुट्टी चढ़ाया जाता है, वो सभी क्या करता है, ये दृश्य को सुंदर बनाता है। पर्दे लगाया जाता है खिड़कियों में या दरवाजे के पास। ठीक है, तो वो सब क्या होता है, सजाने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ होता है। तो उससे जो कमरा का लुक है वो बहुत अच्छा दिखता है। ठीक है, तो ये होता है आंतरिक सज्जा। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आंतरिक सज्जा में
रंगों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, आंतरिक सज्जा में रंगों का महत्वपूर्ण स्थान है। रंग केवल दीवारों या फर्नीचर की सुंदरता बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि वे मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालकर वातावरण, भावनाओं और व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि रंगों केवल दीवार या फर्नीचर की सुंदरता को नहीं बढ़ाता है, ठीक है, बल्कि ये जो मनोविज्ञान जो होता है, मनुष्य का जो दिमाग होता है, ठीक है, उसके मन में भी प्रभाव डालता है, उसके दिमाग में भी ये प्रभाव डालता है। ठीक है, तो मतलब कि बोलने का अर्थ है कि ये सिर्फ दीवार या फर्नीचर पर ही सुंदर नहीं बनाता है, बल्कि इसका मनुष्य के जीवन के वातावरण पर भी ये प्रभाव डालता है। ठीक है, तो अगर हम लोग अच्छे अच्छे रंग का चयन करेंगे तो हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, वो हमेशा अच्छा व्यवहार प्रभावित करेगा। ठीक है, तो देखिए आगे बोल रहा है कि किसी भी स्थान की पहली छाप रंगों के माध्यम से बनती है। ठीक है, कोई भी स्थान का जो पहला छाप है वो रंग के माध्यम से बनता है। बिना रंग का यहाँ पे कोई भी चीज सुंदर नहीं दिख सकता है। सही रंगों का चयन स्थान को आकर्षक, आरामदायक, ऊर्जावान, शांत बना सकता है। ठीक है, बोल रहा है कि सही रंगों का अगर हम लोग चयन करते हैं तो वो हमें क्या करता है, आकर्षक करता है, आरामदायक बनाता है, ठीक है, ऊर्जावान करता है। देखिए रंगों पर भी ये डिपेंड करता है कि हमारा जो रंग यूज किए हैं, ठीक है, चाहे दीवार हो, फर्नीचर हो, किसी भी चीज पर हम लोग लगाते हैं तो रंगों का भी प्रभाव हमारे मनोविज्ञान को शांत रखता है। ठीक है, जबकि गलत रंगों का चयन, आगे बोल रहा है कि जबकि गलत रंग चयन स्थान को निराश, असंतुलित या असुविधाजनक बना सकता है। देखिए अगर आप लोग गलत रंग चूज कर लेते हैं, ठीक है, जैसे आपके घर में लाल रंग होना था या मान लिया जाए ब्लू कलर होना था, ठीक है, आप लोग सोच भी रहे हैं कि हमारे घर में जो रूम का जो कमरा है उसको हम नीला कलर से रंगेंगे, ठीक है, लेकिन आपके पापा बोलते हैं कि नहीं, ये क्या होगा, आसमानी, मान लिया जाए हरा कलर होगा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा निराश हो जाएंगे। उससे क्या होगा कि मतलब अपना जो फेवरेट कलर होता है वो चयन नहीं होता है, तो उससे क्या होता है, वो हमारे दिमाग पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, निराशा होती है उससे हम लोग को, और देखते हैं कि बार बार एक ही रंग को देखते देखते क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं, है ना। तो वो कलर पर भी डिपेंड करता है हमारे मस्तिष्क में, है ना। तो कलर का भी चयन हम लोग को अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो ये पीडीएफ है, बार बार बता रहे हैं, आप लोग का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, आंतरिक सज्जा में रंगों का महत्व क्या है। क्या बोल रहा है, आंतरिक सज्जा में रंगों का क्या महत्व है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए यही सब है, अभी हम लोग जो पढ़े उसी के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। तो पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ठीक है, मनुष्य के जो दिमाग में क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, बोल रहा है कि रंगों का मानव मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बोल रहा है कि रंगों का मानव के मन पर यानी दिमाग पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि नीला रंग शांति, ठीक है, नीला रंग क्या होता है, शांति का होता है और ठंडक का अनुभव कराता है। ठीक है, देखते हैं कि आपके अगर रूम में नीला रंग अगर आप लोग जो होता है क्या बोल पेंट किए हैं, ठीक है, अगर नीला रंग से आप लोग पेंट किए हैं तो वो थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग देता है, ठंडा जैसा, है ना। और हरा रंग यहाँ क्या बोल रहा है, ताजगी और संतुलन का प्रतीक है। और हरा रंग क्या है, ताजगी और संतुलन का प्रतीक बता रहा है। लाल रंग ऊर्जा और उत्साह दर्शाता है, और लाल रंग जो हम लोग पेंट करते हैं तो वो क्या दर्शाता है, ऊर्जा और उत्साह को, ठीक है, खुशी को दर्शाता है। जबकि पीला रंग जो है प्रसन्नता और सृजनात्मक को बढ़ाता है। ठीक है, सब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कलर का क्या क्या योगदान है। अगर आप लोग कलर कीजिएगा तो ये सभी यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे क्या क्या प्रभाव हमारे दैनिक जीवन पर पड़ सकता है। तो ये सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी कलर हम लोग का चयन करना जो होता है, वास्तविक जीवन में हम लोग को चयन इसी प्रकार करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीज़ लिखा है। बोल रहा है कि इसलिए शयन कक्ष, बैठक, रसोई या अध्ययन कक्ष के लिए रंगों का चयन उनके उपयोग के अनुसार करना चाहिए, किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि इसलिए शयन कक्ष जहाँ हम लोग सोते हैं, जहाँ हम लोग बैठते हैं, रसोई घर हो गया, अध्ययन जहाँ हम लोग पढ़ते हैं, वो सभी जगह पर रंगों का चयन अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा मनोवैज्ञानिक प्रभाव। और हम लोग देखते हैं स्थान का आकार और प्रकाश। ठीक है, स्थान का आकार किस प्रकार होना चाहिए, ये सभी हम लोग को यहाँ पे देखना है। बोल रहा है कि हल्के रंग जैसे सफ़ेद, क्रीम और हल्का नीला छोटे कमरों को बड़ा और खुला दिखाते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ देखिए हल्के रंग, जैसे हल्का रंग क्या हो गया, सफ़ेद और क्रीम, और हल्का नीला छोटे कमरों को बड़ा और खुला जैसा दिखाई देता है। ठीक है, ये सब कलर का इफेक्ट है। जबकि गहरे रंग बड़े कमरों का सघन और गर्माहट भरा बनाते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के साथ रंगों का मेल स्थान की सुंदरता को और निखारता है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश के साथ रंगों का मेल जो है वो सुंदरता और निखारता है। ठीक है, निहारना का मतलब हो गया हमारा जो रूम है, ठीक है, वो उसको सुंदर बनाता है कलर के माध्यम से। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमारा है वातावरण और मूड निर्माण। वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और हमारा मूड पर भी क्या यहाँ पे निर्माण करता है, वो हम लोग देखते हैं। बोल रहा है कि रंग वातावरण को जीवांत या शांत बना सकते हैं। ठीक है, रंग जो है वातावरण को जीवांत यानी जीवित रख सकता है, शांत रख सकता है। ठीक है, कार्यालयों में हल्के और ठंडे रंग एकाग्रता बढ़ाते हैं। ठीक है, कार्यालय में देखते हैं हल्के रंग और ठंडे रंग का एकाग्रता को बढ़ाता है। जबकि रेस्तरां और मनोरंजन स्थलों में गर्म रंग ऊर्जा और सक्रियता
उत्पन्न करता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखते हैं कि जबकि रेस्तरां और मनोरंजन स्थल जहाँ होता है वो गर्म रंग और ऊर्जा और सक्रियता को उत्पन्न करता है। ठीक है, इसको बढ़ावा करता है ना। ये सभी रंग जो है सभी चीज़ पर डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारा चौथा पॉइंट है संतुलन और सामंजस्य। ठीक है, सही रंग संयोजन से सजावट में संतुलन और सामंजस्य आता है। ठीक है, सही रंग का चयन हम लोगों को करना चाहिए ताकि जो रूम का या कोई भी आंतरिक जो सजावट है, ठीक है, उसको जो है सुंदर बनाता है। दीवारों, फर्नीचर, पर्दों और सजावटी वस्तुओं के रंग यदि एक दूसरे के अनुकूल हो तो संपूर्ण सज्जा आकर्षक बनाती है। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि दीवारों, फर्नीचर, पर्दों और सजावटी वस्तुओं के रंग यदि एक दूसरे के अनुकूल हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, संपूर्ण जो सजावट होती है उसको हमारे मन को आकर्षित करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा पॉइंट हमारा क्या है। पांचवा नहीं है, अब अगला पॉइंट है रंग का योजना हो। ठीक है, रंग का जो योजना होता है वो क्या क्या होता है। लिखा है कि आंतरिक सज्जा में रंग योजनाओं का अर्थ रंगों का ऐसा संयोजन जो सौंदर्य, संतुलन और उद्देश्य को पूरा करे। ठीक है, प्रमुख रंग योजना निम्नलिखित है। बोल रहा है कि आंतरिक सज्जा में रंगों योजनाओं का अर्थ क्या होता है, रंगों का ऐसा संयोजन, ठीक है, ऐसा मेल जो सौंदर्य, संतुलन और उद्देश्य को पूरा करे। ठीक है, जो हमारे मन को भी यहाँ पे संतुलित करे और हमारा उद्देश्य को भी यहाँ पे पूरा करे। ठीक है, इसकी जो प्रमुख योजना है वो निम्नलिखित है। पहला है एक वर्णीय योजना। ठीक है, एक वर्णीय योजना क्या होती है उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि इसमें एक ही मूल रंग के विभिन्न शेड्स, टिंटल्स और टोन्स का उपयोग किया जाता है। इसमें जो है एक ही मूल रंग, ठीक है, एक ही मूल रंग जो होता है उसको उपयोग किया जाता है, जिसमें शेड्स, टिटन्स और टोन्स का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, ये सब रंग का नाम है। और आगे देखिए इसकी जो विशेषता है, एक वर्णीय योजना की जो विशेषता है वो क्या है, यह बहुत ही शांत और सुव्यवस्थित एहसास दिलाता है। ठीक है, यह जो होता है बहुत ही शांत और सुव्यवस्थित एहसास दिलाता है। ठीक है, इसकी विशेषता यही है, ये सभी रंग का। और यहाँ पे उदाहरण के लिए देखिए क्या क्या लिख दिया, गहरे नीले रंग की सोफा दीवार, हल्के नीले रंग के पर्दे और स्काई ब्लू कुशन। ठीक है, ये सभी जो है इसका एग्जाम्पल दे दिया है रंगों का क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो है हमारा योजना वो अनुरूप रंग योजना है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, कलर व्हीलर पर एक दूसरे के बगल में स्थित रंगों जैसे कि पीला, ठीक है, पीला और पीला नारंगी और नारंगी का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो विशेषता है, ये रंग की जो विशेषता है वो क्या है, यह प्रकृति में अक्सर दिखाई देता है। ठीक है, पीला जैसे रंग हो गया वो हमारे प्रकृति में मतलब आसपास में दिखाई देता है, पेड़ पौधों में दिखाई देता है। ठीक है, हरे मतलब घास जैसा पीलापन जो होता है थोड़ा सा वो सभी दिखाई देता है, पीलापन जो होता है। ठीक है, तो ये सभी जो है प्रकृति में अक्सर दिखाई देता है और हमारे जो आँखों को बहुत सुकून देता है। ठीक है, तो यही लिखा है ये सब में। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है पूरक रंग योजना। तीसरा क्या है, पूरक रंग योजना। इसमें क्या है, इसमें कलर व्हीलर पर एक दूसरे के ठीक विपरीत दिशा में स्थित रंगों का उपयोग, जैसे नीला और नारंगी या लाल और हरा। ठीक है, कलर व्हील, देखिए कलर व्हील होता है, ठीक है, तो उसमें जो है एक दूसरे के ठीक जो उल्टा दिशा में स्थित होता है उसका रंग का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं नीला, नारंगी, लाल और हरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन इसको समझाने के लिए यही सब बताया जा सकता है। ठीक है, इसको डिटेल से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये सब ऐसा ही है, इसको समझा कैसे सकते हैं ये आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें समझाने के लिए ये सब कुछ नहीं है, इसमें इसी तरह से आप लोग को पढ़ना है। आप लोग को देखिए ये सब नहीं है कि यही सब हम लिखे हैं तो यही सब आप लोग को एग्जाम में लिखना है। आप लोग अपने मन से भी कुछ प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये सब जो होता है रंगों का जो योजन होता है आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अपने भाषा में ही लिखेंगे वो उचित रहेगा। ठीक है, तो देखिए इसकी विशेषता क्या होती है ये हम लोग देखते हैं। इसकी जो विशेषता है यह उच्च कंट्रास्ट, ठीक है, हाई कंट्रास्ट को पैदा करता है। ठीक है, और कमरे को बहुत जीवंत बनाता है। ये जो है बहुत ही कंट्रास्ट बढ़ाता है और कमरे को बहुत ही जीवंत बनाता है, यानी खूबसूरत बनाता है। इससे अक्सर एक्सेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बेहतर होता है। ठीक है, इसे जो है एक्सेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना। अब यहाँ पे देखिए चौथा जो योजना है हमारा त्रिकोणीय रंग योजना है। ठीक है, त्रिकोणीय रंग योजना क्या होता है देखते हैं। इसमें कलर व्हील पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है कलर व्हील पर समान दूरी पर स्थित 3 रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है। समान दूरी पर जो है 3 रंगों का उपयोग इसमें किया जाता है, जैसे कि लाल, पीला, नीला। ठीक है, ये था। और इसकी विशेषता की बात करें तो हम लोग यहाँ पे विशेषता भी देख लेते हैं। यह योजना बहुत रंगीन और संतुलित होती है। इसमें एक रंग का मुख्य और बाकी 2 सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये जो रंग होता है ना, उसको एक जो रंग होता है उसको मुख्य माना जाता है। ठीक है, उसको पेंट किया जाता है, बाकी जो होता है वो सजावट के लिए जो डिजाइन बनाया जाता है, बॉर्डर हो गया और भी कुछ हो गया, फूल पत्ती हो गया। ठीक है, तो वो जो रंग होता है वो सजावट के लिए होता है, और बाकी जो एक रंग बचा तो एक रंग जो होता है वो मुख्य होता है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 5वां जो योजना है वो क्या है, तटस्थ रंग योजना।
ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। इसमें सफ़ेद, काला, ग्रे, भूरा या बेज जैसे रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या उपयोग किया जाता है, सफ़ेद, ठीक है, काला, ग्रे यानी भूरा जो होता है, और बेज जैसे रंगों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी जो विशेषता है वो क्या है, यह कभी भी फैशन से बाहर नहीं होती है, जो होता है वो फैशन से बाहर कभी भी नहीं होता है और बहुत ही आधुनिक मॉडर्न लुक देता है। ठीक है, ये जो है आधुनिक लुक देता है यानी मॉडर्न जो होता है ना। तो इसकी जो विशेषता है वो भी हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोग का जो मेन क्वेश्चन आंसर था वो एंड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। निष्कर्ष में हमारा है, रंग एक शक्तिशाली उपकरण है, ठीक है, जो किसी भी नीरस स्थान को जीवंत बना सकते हैं। सही रंग योजना का चुनाव न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि वही रहने वाले लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसलिए आंतरिक सज्जा में रंगों का चयन हम लोग को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, रंग एक शक्तिशाली उपकरण है, ठीक है, जो किसी भी नीरस स्थान को, जो कोई भी नीरस स्थान, शांत स्थान या कोई भी सड़ा गला स्थान है उसको जीवंत बना सकता है, उसको खूबसूरत बना सकता है रंग जो है। ठीक है, सही रंग योजना का चुनाव ना केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि जो है वहाँ के रहने के वाले जो लोग होते हैं उसके मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव भी डालता है, नकारात्मक प्रभाव, अगर गलत रंग का चयन करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ठीक है, और अच्छा रंग का अगर करेंगे तो सकारात्मक प्रभाव डालेगा। इसलिए आंतरिक सज्जा में रंगों का चयन हमें सोच समझकर करना चाहिए। ठीक है, और स्थान का उद्देश्य, आकार और उपयोगकर्ताओं की मानसिक अवस्थाओं को ध्यान रखते थे कि यही सब लिखा है, मानसिक अवस्था को देखकर हम लोग को करना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो छठा क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, वो एंड हो गया। ठीक है, अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वां क्वेश्चन है, भोजन का क्या अर्थ है। ठीक है, भोजन का क्या अर्थ है और भोजन के कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा है कि भोजन का क्या अर्थ है, ठीक है, ये बताना है, और भोजन का कार्य क्या क्या है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए भोजन का अर्थ हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि भोजन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि वे सभी ठोस या तरल पदार्थ जिन्हें जीव ग्रहण करते हैं और जो शरीर में जाकर ऊर्जा प्रदान करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं तथा ऊतकों की मरम्मत करते हैं, भोजन कहलाते हैं। ठीक है, लिखा है कि देखिए भोजन का अर्थ क्या होता है, वे सभी ठोस पदार्थ, ठीक है, या तरल पदार्थ। ठोस पदार्थ जो भी हम लोग ठोस चीज़ खाते हैं, ठीक है, चावल, गेहूँ, आटा, जो भी आप लोग मानिए, और तरल पदार्थ जो हम लोग पीते हैं, पानी हो गया, दूध हो गया, ये सभी जो जितना भी हमारे खाने पीने का चीज़ है वो सभी से हम लोग क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। ठीक है, जिन्हें जीव ग्रहण करते हैं, ठीक है, कोई भी जीव हो गया, आदमी, जानवर, सभी चीज़ इसमें आ जाएगा। ठीक है, और जो शरीर में जाकर ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, जिसको हम लोग खाते हैं, चाहे ठोस पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो, जिसको हम लोग खाते हैं उससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ठीक है, शरीर जो है वृद्धि करता है और क्या करता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, जो टूटी फूटी जो ऊतक होती है, चोट लग गया, ठीक है, वो सब क्या करता है, उसको मरम्मत करता है, ये सभी भोजन कहलाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो ये सभी काम करते हैं वो ही भोजन कहलाते हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे है, यह पदार्थ पौधों या प्राणियों से प्राप्त होता है और इनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण तथा जल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। लिखा है कि इसमें जो है बोल रहा है कि यह पदार्थ पौधों या प्राणियों से प्राप्त होता है। ठीक है, और इनमें जो है कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, वसा पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, खनिज, लवण तथा जल जैसे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन में। और आगे क्या है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि और विकास में सहायता करता है तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। आगे लिखा है कि सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि भोजन जीवन को बनाए रखने के लिए मुख्य साधन है। ठीक है, भोजन जो है हमारे जीवन को बनाए रखने का मुख्य साधन है। ठीक है, भोजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, इसलिए भोजन जो है बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए, है ना। आगे है, भोजन के बिना ना तो शरीर कार्य कर सकता है और ना ही मानसिक विकास संभव है। ठीक है, भोजन के बिना जो शरीर कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है, और ना ही मानसिक विकास उसको कर पाएगा, है ना। आगे हमारा मनुष्य के दैनिक जीवन में भोजन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, हमारे जो जीवन है उसको भोजन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे लिखा है, संतुलित भोजन वह होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, उपस्थित हो या पाया जाता है। ठीक है, ऐसा भोजन व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ बनाता है। ठीक है, ऐसा चीज़ अगर हम लोग खाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो शरीर है वो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने भोजन के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं भोजन का कार्य क्या क्या होता है। ठीक है, भोजन के कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो हमारा है वो ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, पहला कार्य क्या है, ऊर्जा प्रदान करना। तो इसमें लिखा है कि भोजन का प्रमुख कार्य शरीर को ऊर्जा देना है। ठीक है, भोजन का प्रमुख कार्य क्या है भाई, ऊर्जा देना। ठीक है, शरीर को, है ना। कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। दैनिक कार्य जैसे चलना, काम करना, पढ़ना, लिखना, सोचने की क्रिया आदि, ये सभी चीज़ के लिए हमें जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
कोई भी चीज़ हम लोग अगर काम करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कोई भी चीज़ को हम लोग सोचते हैं तो उसके लिए हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होता है। ये सभी जो ऊर्जा है वो किससे प्राप्त होता है? भोजन से प्राप्त होता है। यदि शरीर को पर्याप्त ऊर्जा ना मिले तो थकान, कमजोरी और कार्य क्षमता में कमी आ सकती है। ठीक है, अगर हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है तो इससे क्या हो सकता है? आदमी को थकान हो सकता है, कमजोरी हो सकता है। ठीक है, कोई भी काम कर नहीं पाएगा फिर। ठीक है, तो ये था ऊर्जा प्रदान करना का कार्य। ठीक है, और दूसरा कार्य क्या है भाई? शरीर की वृद्धि और विकास। ठीक है, दूसरा हमारा कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास। शरीर का वृद्धि होता है और साथ ही उसके साथ विकास भी होता है। तो इसमें लिखा है कि भोजन शरीर की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भोजन जो है वृद्धि को, विकास को, ये सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, भोजन। प्रोटीन शरीर के निर्माणकारी तत्व होते हैं जो मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा और अंगों के विकास में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे बोल रहा है कि बच्चों और किशोरों के लिए संतुलित भोजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, संतुलित भोजन बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि इस अवस्था में शरीर का तेजी से विकास होता है। ठीक है, जो बच्चे लोग होते हैं इस अवस्था में बच्चों का जो शरीर है वो तेजी से विकास करता है। ठीक है, इसलिए उसको संतुलित भोजन चाहिए, है ना। अब हमारा जो तीसरा कार्य है वो क्या है? क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। ठीक है, जो ऊतक मर गए हैं या कोई ऊतक जैसे छिल गया है तो डैमेज हो रहा है तो उसमें क्या हो सकता है? उसकी मरम्मत कर सकता है। ठीक है, तो ये कौन करता है? चलिए हम लोग इसी में देखते हैं। बोल रहा है कि शरीर की कोशिकाएं निरंतर टूटती बनती रहती है। ठीक है, शरीर की जो कोशिका होती है, सेल जो होती है वो टूटती फूटती रहती है और बनती रहती है खुद ही, है ना। चोट लगने या रोग की स्थिति में ऊतकों की मरम्मत आवश्यक होती है। ठीक है, चोट लगता है तो उस ऊतकों की मरम्मत आवश्यक रूप से होती है। प्रोटीन युक्त भोजन शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है वो, प्रोटीन युक्त जो भोजन होता है वो शरीर के टूटे फूटे जो ऊतक होते हैं उसको मरम्मत करता है। ठीक है, उसको रिकवर करता है और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और नई कोशिका भी बनाता है इसको, है ना। और अब चौथा पॉइंट क्या है? चौथा जो कार्य हमारा, रोगों से सुरक्षा। ठीक है, रोग से भी हमें सुरक्षा प्रदान करता है भोजन, है ना। तो लिखा है कि इसमें भोजन शरीर को रोगों से बचाने का कार्य भी करता है। भोजन जो है वो रोग से बचाने का भी कार्य करता है। ठीक है, विटामिन और खनिज लवण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए विटामिन सी संक्रमण से बचाव करता है। ठीक है, कोई भी बीमारी से हमें ये बचाव करता है विटामिन सी, है ना। विटामिन ए आंखों के लिए लाभदायक होता है। विटामिन ए जो है वो आंखों के लिए लाभदायक होता है। और आयरन जो है वो रक्तलब्धता से बचाता है। संतुलित भोजन से शरीर विभिन्न रोगों से सुरक्षित रहता है। संतुलित भोजन अगर हम लोग अच्छे से भोजन करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो विभिन्न रोगों से मुक्त रहता है। ठीक है, और अब हम लोग देखते हैं पांचवा जो कार्य है वो क्या है। पांचवा जो है शारीरिक क्रियाओं का संचालन। ठीक है, बोल रहा है कि भोजन शरीर के विभिन्न आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ठीक है, जल, खनिज लवण, विटामिन, पाचन, श्वसन, रक्त संचार तथा तंत्रिका तंत्र के सुचारू संचालन में सहायक करते हैं। ठीक है, कौन करता है भाई? भोजन करता है। जल शरीर का तापमान नियंत्रित रखने और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जल जो है वो शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है और अपशिष्ट पदार्थ, जो गंदे पदार्थ होते हैं, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो ये था पांचवा कार्य। अब हम लोग छठा कार्य देखते हैं। छठा कार्य क्या है? मानसिक विकास और कार्य क्षमता में वृद्धि। बोल रहा है कि भोजन केवल शरीर ही नहीं बल्कि मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है। भोजन जो है शरीर में ही नहीं बल्कि मस्तिष्क का विकास में भी ये हेल्पफुल होता है ना। ग्लूकोज मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। ग्लूकोज जो है वो हमारे दिमाग के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है, उचित भोजन से स्मरण शक्ति, एकाग्रता और सोचने समझने की क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, कुपोषण की स्थिति में मानसिक विकास को प्रभावित हो सकता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कुपोषण है तो उसकी जो मानसिक स्थिति है वो प्रभावित हो सकती है, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो क्वेश्चन आंसर था वो समाप्त हो गया। अब हम लोग थोड़ा इसका निष्कर्ष को देख लेते हैं। देखिए, बोल रहा है कि अतः स्पष्ट है कि भोजन जीवन का आधार है। भोजन जो है हमारे जीवन का मुख्य आधार है। ठीक है, यह न केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि वृद्धि, विकास, रोगों से सुरक्षा और मानसिक क्षमता को सुदृढ़ करता है। ठीक है, भोजन जो है हमारे शरीर को ही केवल नहीं ऊर्जा देता है, ठीक है, बल्कि जो हमारा वृद्धि है, ठीक है, हमारा जो विकास है, रोग से सुरक्षा करता है, मानसिक क्षमता और सुदृढ़ बनाता है, बेहतर बनाता है। ठीक है, आगे है स्वस्थ और सक्रिय जीवन के लिए संतुलित एवं पौष्टिक भोजन का सेवन अत्यंत आवश्यक है। भोजन के महत्व को समझकर हमें अपने आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, हमारे भोजन में बहुत सारी चीज़ों को इसमें शामिल करना चाहिए जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग भोजन में शामिल कर लेते हैं तो हम लोग रोग से, बहुत सारे मानसिक तनाव से दूर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अब हमारा जो 9वां क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं।
9वां क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक सजावट में उपयोग होने वाले विभिन्न सज्जा सामग्री का वर्णन करें। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के फिर से वही पूछा है। आप लोग का जो 7वां नंबर में शायद अभी ऊपर बताए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे घुरा फिरा के पूछ दिया है। ठीक है, तो इसको बता ही देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताएंगे, तो वही है, थोड़ा सा घुमा फिरा के इसमें दे दिया है। तो देखिए आंतरिक सजावट में उपयोग होने वाले विभिन्न सज्जा जो सामग्री, उसमें था रंग, शायद है ना, रंग था इसमें, जो है सजावट क्या क्या आंतरिक जो सजावट होती है उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। अच्छा सॉरी, उसमें रंग पूछा था, इसमें जो आंतरिक सजावट होती है सेम क्वेश्चन है, लेकिन वो रंग से था, जो रंग से सजावट किया जाता था, और इसमें जो है आंतरिक जो सजावट होती है, रूम कमरे जो भी होता है, उसमें जो सामग्री होती है वो उसी के बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए इसका भी हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखते हैं क्या क्या इसमें लिखा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आंतरिक सजावट का उद्देश्य बताना है। तो आंतरिक सजावट देखते हैं क्या इसमें आंसर दिया है। बोल रहा है कि आंतरिक सजावट, इंटीरियर डेकोरेशन जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, इसका जो उद्देश्य है किसी भी भवन कक्ष को आकर्षण और सुविधाजनक, उपयोगी तथा सौंदर्यपूर्ण बनाना होता है। ठीक है, जो आंतरिक सजावट होता है उसका उद्देश्य क्या होता है, आकर्षक बनाना, ठीक है, सुविधाजनक बनाना, उपयोगी बनाना, सौंदर्यपूर्ण बनाना, ये सभी जो होता है उसको करता है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के सजावट, ठीक है, इसके लिए विभिन्न प्रकार की सज्जा सामग्री का उपयोग किया जाता है। इसके लिए बहुत सारे सामग्री का उपयोग किया जाता है सजाने के लिए, ठीक है, जो न केवल सुंदरता बढ़ाती है बल्कि स्थान की कार्यक्षमता और आराम भी सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी आंसर दिया है। आगे देखते हैं हम लोग, आंतरिक सजावट में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख सज्जा सामग्री। ठीक है, आंतरिक सजावट में जो प्रयुक्त होता है सामग्री उसके बारे में यहाँ पे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि आंतरिक सजावट में प्रयुक्त होने वाले जो प्रमुख सज्जा सामग्री है वो निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा सजावट का वो क्या है, फर्श सामग्री, ठीक है, जिसको फ्लर कहते हैं, है ना। तो देखते हैं फर्श सामग्री क्या है। फर्श किसी भी कक्ष की सजावट का आधार होती है। फर्श के लिए संगमरमर, ग्रेनाइट, टाइल्स, लकड़ी, विनाइल और कारपेट का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए आप लोग अगर घर बनाते हैं, ठीक है, तो फर्श में जैसे नीचे नहीं होता ज़मीन में, है ना, तो उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। पहले तो ऐसा ही क्या बोलते हैं, पन्नी मार देता था वो सीमेंट से, है ना, लेकिन अब देखते हैं बहुत सारे जो लुक बनाने के लिए, अच्छे अच्छे सुंदरता को प्रभावित करने के लिए अपने घरों में क्या करता है, टाइल्स डालता है ना, ग्रेनाइट डालता है, तरह तरह का जो चीज़ होता है लकड़ी से जो बनाता है। ठीक है, एक चीज़ और निकल गया है, प्लास्टिक का जो चिपकाने वाला रहता है। ठीक है, तो वो सभी जो है यहाँ पे सुंदरता को बढ़ाता है, यही यहाँ पे लिखा है। और आगे हमारा है, संगमरमर और ग्रेनाइट टिकाऊ व भव्य होते हैं जबकि लकड़ी का फर्श प्राकृतिक और गर्माहट भरा वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, लकड़ी वाला जो फर्श होता है वो हमें गर्माहट वातावरण प्रदान करता है। ठीक है, आगे लिखा है कि कालीन यानी कारपेट जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये आरामदायक होते हैं और ध्वनि को भी नियंत्रित करते हैं। जो कालीन होता है, जो कारपेट होता है, वो ध्वनि को संतुलित करते हैं, यानी उसको थोड़ा सा रोकता है, ठीक है, आवाज़ नहीं होने देता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, तो यहीं पे ये लिखा था। देखिए ये फर्श जो था हमारा, पहला जो सामग्री था सजाने के लिए वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो दूसरा सामग्री है सजाने के लिए वो क्या है, दीवार सज्जा सामग्री, दीवार का जो जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वॉल डेकोरेशन मटेरियल्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दीवारों की सजावट के लिए पेंट, वॉलपेपर, वॉल पैनलिंग, टेक्सचर पेंट और टाइल्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, दीवारों की सजावट के लिए भाई क्या क्या उपयोग किया जाता है, पेंट का उपयोग किया जाता है, वॉलपेपर बहुत अच्छे अच्छे लगाया जाता है, आप लोग भी देखते हैं, घोड़े या कोई भी चित्र भी लगा देते हैं ताकि अच्छा दिखे रूम, है ना, वॉल पेंटिंग, ठीक है, टेक्सचर यहाँ पे पेंट लगाया जाता है, और टाइल्स का भी बहुत सारे लोग उपयोग कर देते हैं, टाइल्स अच्छे अच्छे जो डिजाइन होते हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, आगे है, रंगीन पेंट दीवारों को आकर्षक बनाते हैं। रंगीन पेंट जो होता है वो दीवार को क्या बनाता है भाई, आकर्षक बनाता है। ठीक है, आगे हमारा वहीं वॉलपेपर विभिन्न डिजाइन और पैटर्न में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, वहीं जो वॉलपेपर है, ठीक है, वॉलपेपर मतलब एक बैकग्राउंड तरीका का जो पिक्चर आप लोग लगाते हैं, नहीं बड़ा बड़ा थोड़ा सा पोस्टर जैसा लगा देते हैं, वही बोल रहा है, उसी को कहा जाता है। तो बहुत सारे डिजाइन में भी आता है, तो वो क्या होता है, हमारे जो रूम यानी कमरा जो है वो सौंदर्य बनाता है, आकर्षक बनाता है। ठीक है, आगे है, लकड़ी या पीवीसी का पैनलिंग आधुनिक और सुसज्जित रूप से प्रदान करती है। ठीक है, लकड़ी या पीवीसी की पैनलिंग जो होता है वो हमारे आधुनिक और सुसज्जित रूप से यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दूसरा भी देख लिए, क्या था हमारा दूसरे में भाई, दीवार सज्जा सामग्री। ठीक है, ये था हमारा। अब हम लोग छत सज्जा सामग्री जो जिसको हम लोग सीलिंग कहते हैं। ठीक है, सीलिंग में यानी छत में हम लोग क्या क्या सुंदरता को बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं सामग्री को, वो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है इसमें, छत की सजावट में फॉल सीलिंग, जिप्सम बोर्ड, पीओपी, लकड़ी और धातु का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि छत की जो सजावट होती है उसमें हम लोग फॉल सीलिंग भी लगा सकते हैं, जिप्सम भी लगा सकते हैं, पीओपी जो होता है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको कहा जाता है, वो भी हम लोग लगा सकते हैं, लकड़ी और धातु का प्रयोग भी इसमें कर सकते हैं। लकड़ी यानी काठ वाला जो बनाया जाता है वो सब हम लोग यहाँ पे अपने जो सीलिंग होता है, रूम का जो सीलिंग होता है भाई, रूम का सीलिंग जिसमें आप लोग का बॉल जो झूला होता है
पंखा वगैरह जो झूला होता है उसी को सीलिंग कहा जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है विभिन्न प्रकार के अब डिज़ाइन बनाए जाते हैं, फूल हो गया, ठीक है, बहुत सारा जो पीओपी से ही फूल बनाया जाता है, ठीक है, पीओपी बेस्ट रहता है, तो वो सब का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। इसमें आप लोग को देखिए, आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब सब्जेक्ट जो है, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग भी घर बनाते हैं या आप लोग बना रहे हैं तो ये सब आप लोग यहाँ पे पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या क्या आपके घरों में जो मिस्त्री लोग होता है वो निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको बेहतर तरीके से अगर पढ़ेंगे तो ये सभी चीज़ आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे लिखा है कि फॉल सीलिंग से कच की ऊंचाई, ठीक है, संतुलित दिखाई देती है तथा इसमें लाइटिंग को भी सुंदर ढंग से लगाया जा सकता है, ठीक है। अभी हम लोग जो बताया कि सीलिंग में लाइट पंखा ये सब लगाया जाता है, ठीक है, तो उसकी भी यहाँ पे अच्छे तरीके से यहाँ पे सुंदर सुंदर रंग के जो कलर वाले जो बॉल होते हैं, बल्ब होते हैं, वो सब आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। लाइटिंग का भी यहाँ पे सुंदर से यहाँ पे सुंदर ढंग से यहाँ पे दिखा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा सीलिंग वाला चीज़, ठीक है। अब सीलिंग हमारा ये क्लियर हो गया। अब फर्नीचर हम लोग देखते हैं, कौन सा फर्नीचर हम लोग को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि फर्नीचर आंतरिक सजावट का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। फर्नीचर जो है आंतरिक सजावट का महत्वपूर्ण भाग है भाई। इसमें सोफ़ा, कुर्सी, मेज़, पलंग, अलमारी आदि शामिल है। इसमें जो है सोफ़ा शामिल है, ठीक है। आप लोग देखते हैं सोफ़ा अभी तो नहीं मिला होगा, अगर आप लोगों का शादी हो गया तो भाई मिल गया होगा। ये सभी जो चीज़ है, कुर्सी हो गया, मेज़, पलंग, ये सभी जो है आप लोग को दहेज में भी मिलता है। बाकी आप लोग पलंग तो होगा ही, है ना, अलमारी जो है होगा ही, है ना। ये सभी जो चीज़ होता है वो फर्नीचर में लगता है। बाकी जो है यहाँ पे आगे क्या है, लकड़ी, धातु, प्लास्टिक और कांच जैसे बने फर्नीचर उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। लकड़ी, धातु, प्लास्टिक और कांच से बने फर्नीचर का उपयोग भी यहाँ पे हो सकता है। आगे है फर्नीचर का चयन कक्ष के आकार, उपयोग और शैली के अनुसार किया जाता है, ठीक है। फर्नीचर का जो चयन है, हमारा कक्ष जो है, कक्ष यानी हमारा जो कमरा है उसके आकार का ही करना चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो वहाँ पे कोई भी आंतरिक जो सजावट होती है वो सुंदर दिखे, है ना। अगर आप लोग का कक्ष का जो चयन अगर करते हैं, जैसे कोई भी अगर जैसे आपका रूम है उसका आकार अगर नहीं देखेंगे और कोई भी चीज़ को अगर हम लोग बिना नापे अगर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है, सुंदर नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो चौथा फर्नीचर वाला चीज़ था वो खत्म हो गया। अब हम लोग देखते हैं पांचवा जो है पर्दे और पर्दा सामग्री, ठीक है। पर्दा वाला भी चीज़ यहाँ पे देखिए दिया है, आप लोग तरह तरह के पर्दे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, पर्दे ना केवल खिड़कियों को ढकते हैं बल्कि कक्ष की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं, ठीक है। भाई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पर्दे जो केवल खिड़कियों को ही नहीं ढकता है, देखिए आजकल जो फैशन चल गया बहुत अच्छा अच्छा जो है वो यहाँ पे पर्दा लगाते हैं, है ना, बहुत अच्छा अच्छा डिजाइन वाला पर्दा लगाते हैं ताकि अच्छा दिखे, ठीक है। ढकने के लिए तो एक है ही, लेकिन यहाँ पे सुंदरता को भी यहाँ पे प्रभावित करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि सूती, रेशमी, लिनन और सिंथेटिक कपड़ों से बने पर्दे प्रकाश नियंत्रित और गोपनीयता प्रदान करते हैं, ठीक है। ये सभी जो सूती वाला चीज़ हो गया, ठीक है, रेशमी जो कपड़ा हो गया, लिनन हो गया, ठीक है, सिंथेटिक हो गया, कपड़ों से बने पर्दे जो है प्रकाश को नियंत्रित करता है और गोपनीयता प्रदान करता है, यानी आर पार जो दिखता है वो नहीं होता है, ठीक है, उसको गोपनीयता को भी यहाँ पे बनाए रखता है, ठीक है। बाहर वाली चीज़ बाहर नहीं दिखती है, अंदर वाली चीज़ अंदर, मतलब दोनों तरफ से ढका जैसा लगता है, ठीक है, कुछ भी हम लोग नहीं देख सकते उसके पार। आगे है रंग और डिजाइन का चयन कमरे को थीम के अनुसार किया जाता है, ठीक है। रंग और डिजाइन जो है वो चयन जो है कमरे का थीम के अनुसार हम लोग को किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पांचवा हमारा क्लियर हो गया। अब हमारा जो छठा पॉइंट है वो क्या है हम लोग देखते हैं। छठा पॉइंट है हमारा प्रकाश व्यवस्था सामग्री, ठीक है। लाइटिंग वाला जो हम लोग चीज़ सजावट करते हैं वो भी हम लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से करना चाहिए। इसमें लिखा है कि प्रकाश आंतरिक सजावट का महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। प्रकाश जो है आंतरिक सजावट का, हमारे जो कमरा हो गया, हॉल हो गया, कोई भी मतलब रूम हो गया, उसको सजाने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान देता है, ठीक है। जैसे लैम्प, ठीक है, झूमर, वॉल लाइट, स्पॉट लाइट और एलईडी लाइट्स का उपयोग यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लैंप हो गया, ठीक है, लैंप यानी जो लाइट थोड़ा सा नहीं होता है, आजकल जो फैशन चल गया, झूमर हो गया, ठीक है, जो सीलिंग में लटकता है, वॉल लाइट हो गया, ठीक है, स्पॉट लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया, ये सभी चीज़ आप लोगों को पता है, ठीक है। आगे क्या है, उचित प्रकाश व्यवस्था से कक्ष का वातावरण जीवंत और आकर्षक बनाता है। उचित प्रकाश यानी जो अगर हम लोग लाइटिंग अच्छे से करेंगे, अगर लाइटिंग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तरह तरह का अगर डिजाइन वाला अगर देंगे जहाँ पर जो चीज़ सूटेबल हो, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है, वातावरण जो है बहुत ही आकर्षक बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश के बारे में भी देख लिए, लाइटिंग के बारे में हम लोग देख लिए, सजावटी वस्तुएं, ठीक है। तो सातवां पॉइंट हमारा क्या है, सजावटी वस्तुएं, यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, डेकोरेटिव एसेसरीज, ठीक है। बोल रहा है कि सजावटी वस्तुओं में पेंटिंग, मूर्तियाँ, शोपीस, दर्पण, फूलदान, घड़ियाँ आदि शामिल है, ठीक है। सजावटी वस्तु क्या क्या हो गया भाई, वस्तु का पेंटिंग हो गया, ठीक है, पेंटिंग मान लीजिए, मूर्ति हो गया, कोई भी चीज़ का मूर्ति, ठीक है, शोपीस हो गया, दर्पण हो गया, ठीक है, फूलदान हो गया, घड़ी जैसा चीज़ होता है, घड़ी आप लोग देखें, ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे शामिल है। इसको हम लोग सजाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक है। ये वस्तुएं कक्ष को व्यक्तिगत और विशिष्टता प्रदान करता है, यानी सुंदर बनाने का भी यहाँ पे ये योगदान देता है।
ठीक है। तो सजावटी वस्तु हम लोग देख लिए। अब हमारा 8वां क्या है भाई, कपड़ा सामग्री। ठीक है, कपड़ा सामग्री। देखिए इसमें क्या है, कुशन कवर, बेडशीट, टेबल क्लॉथ, अपलोस्ट्री आदि आंतरिक सजावट में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखें कि बहुत सारा जो कवर हो गया, ठीक है, बेडशीट हो गया, टेबल जो हो गया, टेबल क्लॉथ है ना, ये सभी जो चीज़ है वो आंतरिक सजावट में प्रयुक्त होता है। ठीक है, लगता है ये रंग, बनावट और आराम का समन्वय करते हैं। ठीक है, ये जो होता है बहुत सारे चीज़ों हो गया, जैसे रंग हो गया, बनावटी हो गया, ये हमें आराम जैसा समन्वय यहाँ पे प्रदान करता है। ठीक है, तो ये था हमारा 8वां जो कपड़ा सामग्री था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9वां जो है पौधों और हरियाली। भाई पौधा और हरियाली नहीं रहेगा तो हमारे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ हम लोग गार्डन वगैरह बनाते हैं तो ये सभी चीज़ लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि इंडोर पौधे जैसे मनी प्लांट, अरेका पॉम और बोनसाई प्राकृतिक सौंदर्य के साथ ताजगी प्रदान करते हैं। ठीक है, ये वातावरण को स्वस्थ और सुगंध बनाता है। ठीक है, पौधे चीज़ जो होता है भाई वातावरण को स्वस्थ बनाता है, सुगंध बनाता है और सुंदर भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो 9वां क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, हम लोग 9 क्वेश्चन अभी क्लियर कर चुके हैं। ये आपका महासंग्राम वीडियो है क्योंकि आप लोग का वीडियो ये लंबा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी हम लोग इस तरह का आप लोग का जो वीडियो है वो बना सकें। देखिए 10वां जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, वस्त्र के बारे में है। ठीक है, वस्त्र के रेशे के आवश्यक गुणों का वर्णन करें। ठीक है, वस्त्र का जो रेशा होता है उसका जो आवश्यक गुण होता है उसके बारे में ही यहाँ पे बताना है। ठीक है, उसका आवश्यक गुण जो होता है उसके बारे में बताना है। तो हम लोग सबसे पहले रेशा क्या होता है भाई उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग उत्तर में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया है। देखिए लिखा है कि रेशा का अर्थ। ठीक है, रेशा का अर्थ क्या होता है, देखिए लिखा है कि वस्त्र निर्माण की मूल इकाई रेशा होता है। ठीक है, वस्त्र जो है वो मूल इकाई क्या होता है, उसका रेशा। रेशा से ही यहाँ हमारा वस्त्र बनता है। कोई भी वस्त्र यानी कपड़ा जो है वो बिना रेशा का बन ही नहीं सकता है। ठीक है, रेशा जो है मूल इकाई है ना। आगे लिखा है कि किसी भी वस्त्र की गुणवत्ता, उपयोगिता, टिकाऊपन और सौंदर्य काफ़ी हद तक उसके रेशों के गुणों पर निर्भर करता है। ठीक है, कोई भी अगर वस्त्र है तो उसकी गुणवत्ता, उपयोगिता, टिकाऊपन और सौंदर्य जो है उसके रेशों पर ही यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कितना टिक सकता है वो, है ना। अगर अच्छे वाले कपड़े लेंगे यानी अच्छे वाले कपड़ा तो छोड़िए, आप लोग अच्छे वाले रेशे लीजिए। ठीक है, अगर हाई क्वालिटी वाला अगर रेशा रहेगा तो वो अच्छा ज़्यादा दिन तक चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोला आगे कि अच्छे वस्त्र के लिए यह आवश्यक है कि उसमें प्रयुक्त रेशा कुछ विशेष भौतिक, रासायनिक और सौंदर्य संबंधित गुणों से युक्त हो। ठीक है, विशेष जो होता है रेशा, ठीक है, उसमें भौतिक होता है, ठीक है, रासायनिक युक्त होता है और क्या होता है, सौंदर्य बनाता है। ठीक है, ये सभी जो चीज़ होता है उसमें गुण पाया जाता है ना। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं रेशा का जो आवश्यक गुण होता है वो क्या होता है। लेकिन लिखा है कि निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत वस्त्र रेशों के आवश्यक गुणों का विस्तृत वर्णन किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, पर्याप्त लंबाई, उसका लेंथ क्या है। ठीक है, वस्त्र का जो लेंथ क्या है भाई उसके बारे में यहाँ पे अध्ययन करना है। तो लिखा है कि रेशे की लंबाई वस्त्र निर्माण में चिल्ला ले यार तू भी। चलिए देखिए, लिखा है कि रेशे की लंबाई वस्त्र निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, रेशे की लंबाई जो है वस्त्र के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, लंबे रेशे से मजबूत, चिकना और टिकाऊपन धागा बनाया जा सकता है। ठीक है, लंबा जो रेशा होता है उससे मजबूत, चिकनापन, टिकाऊ धागा बनाया जा सकता है ना। कोई भी अगर चीज़ होता है तो लंबा रेशा से हम लोग क्या कर सकते हैं, मजबूत से मजबूत रेशा कपड़ा बना सकते हैं, चिकना बना सकते हैं कपड़ा को। ठीक है, टिकाऊ धागा बना सकते हैं। ये सभी चीज़ यहाँ पे बोला बनाया जा सकता है। ठीक है, आगे हमारा बहुत छोटे रेशों से धागा कमज़ोर होता है। बहुत सारे जो छोटे रेशा होता है वो धागा कमज़ोर होता है और वस्त्र जल्दी घिस जाते हैं, जिसको खिया जाता है खोटा में या पता नहीं किस में बोला जाता है ना। तो घिस जाता है, उसी को बोला जाता है जो फट जाता है ना। इसलिए अच्छे रेशे में पर्याप्त और समान लंबाई होना चाहिए। इसलिए अच्छा रेशा में पर्याप्त और समान लंबाई होना चाहिए, है ना। अब देखिए हम लोग पर्याप्त इसकी लंबाई देख लिया, अब हम लोग मजबूती देखते हैं। ठीक है, मजबूती जो होता है, स्ट्रेंथ, वो क्या होता है। रेशे में पर्याप्त मजबूती होनी चाहिए ताकि वह काटने, बुनने और पहनने के दौरान टूटे नहीं। ठीक है, रेशे में पर्याप्त मजबूती होना चाहिए, ये डिपेंड करता है। ठीक है, ताकि जब हम लोग काटते हैं, जब हम लोग कपड़ा बनाते हैं या बुनते हैं या पहनते हैं तो वो टूटे फटे नहीं। ठीक है, आगे बोला कि मजबूत रेशे से बने वस्त्र अधिक समय तक चलते हैं और धुलाई व उपयोग में खराब नहीं होते। ठीक है, अगर अच्छे रेशों का उपयोग यहाँ पे हम लोग करते हैं, ठीक है, तो वो अधिक समय तक चलता है। ठीक है, अगर आप लोग कोई भी कपड़ा लेते हैं तो वो अधिक समय तक तब चलता है वो जब अच्छा रेशा यहाँ पे उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है धुलाई के समय या कोई भी चीज़ हम लोग जब धोते हैं तो खराब नहीं होता है। ठीक है, तो वो अच्छा रेशा का पहचान है। आगे है कि उदाहरण के लिए कपास और पॉलिस्टर रेशे अपनी अच्छी मजबूती के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, कपास हो गया, पॉलिस्टर हो गया, ये जो रेशा है अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है ना। अब देखिए लचीलापन इसका जो है वो क्या है, लचीलापन रेशे का वह गुण है
लचीलापन रेशे का वह गुण है जिसके द्वारा वह खींचने के बाद भी अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। ठीक है, लचीलापन इसी को कहा जाता है जो भी, जैसे कोई भी चीज़ को हम लोग खींचते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ से खींचे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई कपड़ा को खींचे हैं, ठीक है, वस्त्र को खींचे हैं, ठीक है, खींचे तो फिर यहाँ से खींचे तो यहाँ तक आ गया, ठीक है, इसको छोड़ देंगे तो फिर वापस से यहीं पर आ जाएगा, ठीक है, जो था इसका जो लंबाई था, जो ये लंबाई था इतना ही आ जाएगा, ठीक है, उसी को लचीलापन यहाँ पे कहा जाता है। और आगे देखिए, जिन रेशों में अच्छा लचीलापन होता है, जिसको स्ट्रेचुअल आप लोग कहते हैं, स्ट्रेचुअल जो जीन्स होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जिन रेशों में अच्छा लचीलापन होता है उनसे बने वस्त्र सिलवट्टे कम पड़ते हैं और पहनने में भी अधिक आरामदायक होता है, ठीक है, हल्का होता है, उनमें यह गुण विशेष रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग तीसरा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है, सूक्ष्मता। ठीक है, रेशों की बारीकी या मोटाई को उसकी सूक्ष्मता कहते हैं। ठीक है, रेशे की बारीकी या मोटाई को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्मता कहते हैं, है ना। सूक्ष्म रेशे से बने वस्त्र अधिक मुलायम, हल्के और आकर्षक होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जो छोटा छोटा रेशा जो होता है, जैसे सूती का चीज़ हो गया है ना, बहुत ही महीन महीन जो रेशा होता है, ठीक है, उससे अगर वस्त्र बनता है तो वो बहुत ही मुलायम और हल्का होता है ना। तो यही बोल रहा है, रेशम और महीन कपास इससे इसके अच्छे उदाहरण है। ठीक है, रेशम और महीन कपास जो है इसका उदाहरण है। ठीक है, बहुत मोटे रेशे से बने वस्त्र खुदरे और असुविधाजनक हो सकते हैं। ठीक है, बहुत मोटा अगर रेशा है तो वो वस्त्र जो है खुदरा हो सकता है और पहनने में भी क्या हो सकता है, असुविधा हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग चौथा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पांचवा, लचीलापन व मोड़ सहन क्षमता। देखिए, लिखा है कि अच्छे रेशे में इतना लचीलापन होना चाहिए कि उसे आसानी से मोड़ा और घुमाया जा सके, है ना। ऐसा रेशा होना चाहिए जो लचीलापन होना चाहिए, जिसको हम लोग आसानी से हम लोग मोड़ सकते हैं और उसको घुमा सकते हैं। इसके साथ साथ रेशों में आपसी पकड़ भी होनी चाहिए। ठीक है, वे आपस में जुड़कर मजबूत धागा बना सके। ठीक है, तो ये सभी चीज़ था लचीलापन। ठीक, और हमारा जो छठा है वो नमी सोखने की क्षमता। रेशे की कमी सोखने की क्षमता वस्त्र की आरामदायकता को प्रभावित करती है। ठीक है, रेशे की नमी को सोखने की क्षमता वस्त्र जो है आरामदायक को प्रभावित करता है। जो रेशे पसीना जल्दी सोख लेते हैं वे गर्म जलवायु में अधिक उपयुक्त होते हैं। ठीक है, जो रेशा जो होता है, जो कपड़ा होता है सूती वाला जो मान लीजिए, ठीक है, वो जल्दी ही जो पसीना होता है वो सोख लेता है, और वो जो कपड़ा होता है वो गर्म जलवायु के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। आगे लिखा है कि कपास और लीलन जैसे रेशा जो होता है वो उच्च नमी अवशोषण के कारण लोकप्रिय है। ठीक है, कपास जो होता है, ठीक है, जिसको आप लोग सूती कहते हैं, वो जो होता है लीलन रेशा, ठीक है, और कपास रेशा जो होता है वो नमी को अवशोषण करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग छठा देख लिए। अब हम लोग देखते हैं पांचवा, जो चमक होता है उसका। चमक क्या है भाई, इसमें लिखा है कि रेशे की प्राकृतिक चमक वस्त्र की सुंदरता बढ़ाती है। रेशम जैसे रेशों में स्वाभाविक चमक होती है, इस जिससे वस्त्र आकर्षक दिखाई देते हैं। ठीक है, लिखा है कि रेशे की प्राकृतिक चमक वस्त्र की सुंदरता जो है उसको बढ़ाती है, और रेशम जैसे रेशों में स्वाभाविक चमक होती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वस्त्र को आकर्षक बनाता है। ठीक है, हालांकि सभी वस्त्र में अधिक चमक आवश्यक नहीं होती है, यह उपयोग पर निर्भर कर सकता है। ठीक है, यह जो है वो उसको उपयोग करने पर ही निर्भर कर सकता है, जो लोग उसको पहनता है ना। तो यहाँ पे हम लोग सातवां भी पॉइंट क्लियर कर दिया। अब हम लोग देखते हैं आठवां। आठवां हमारा क्या है, रंग ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, रंग ग्रहण करने की क्षमता, कौन कौन सा जो जो वस्त्र होता है, रेशा होता है, वो क्या क्या रंग को ग्रहण कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि अच्छे रेशों में रंग को अच्छी तरह ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे रेशों में रंग को अच्छी तरह ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, अच्छी तरह से लगाना चाहिए। अगर अच्छा रेशा है तो उसको अच्छे तरीके से उसको मतलब अच्छा जो कलर होता है उसको लगाना चाहिए, है ना। और इसमें क्या है, इससे वस्त्र का रंग गहरा, अस्थायी और आकर्षक बनता है। ठीक है, इससे क्या होता है, रंग जो है गहरा दिखाई देता है और आकर्षक दिखाई देता है। ठीक है, जो रेशों में रंग को ठीक से नहीं पकड़ते हैं उनसे जो है वस्त्र फीका पड़ने और कम टिकाऊ बन जाता है। जो वस्त्र जो रेशा जो होता है उसमें अगर रंग अच्छे से लगाया नहीं जाता है तो उसमें क्या होता है, रंग फीका लग जाता है और टिकाऊ भी कम होता है। हम लोग जब धोते हैं उसको तो वो रंग उतर जाता है। ठीक है, तो ये था रंग ग्रहण। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नौमा। नौमा हमारा क्या है, टिकाऊपन। ठीक है, इसका टिकाऊपन क्या है रेशा का, लिखा है कि रेशा ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक उपयोग, धुलाई और धूप के प्रभाव को सह सके। ठीक है, देखिए लिख दिया है यहाँ पे कि रेशा जो है ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक उपयोग कर सकते हैं, उसको धुलाई भी कर सकते हैं, उसको धूप को भी हम लोग यहाँ पे अगर सुखा सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे धूप में बहुत सारा कपड़ा का रंग उड़ जाता है, ठीक है, धुलाई से भी उसका रंग उड़ जाता है ना। तो ये अगर हम लोग ज़्यादा समय तक पहनते हैं तो उसका रंग उड़ जाता है। तो ये सब जो है उसको टिकाऊ बनाता है। ठीक है, अगर अच्छा रेशा, अगर अच्छा रंग हम लोग देते हैं तब। और आगे लिखा है कि टिकाऊ रेशे से बने वस्त्र बार बार पहनने पर भी जल्दी खराब नहीं होते। ठीक है, अगर अच्छा रेशा से वस्त्र बनाया जाता है तो उस जो हम लोग पहनते हैं बार बार वो जल्दी खराब नहीं होता है। ठीक है, ये लिखा है। और 10वां पॉइंट हमारा है,
10वां पॉइंट है सुरक्षा और आराम। ठीक है, इससे हम लोग सुरक्षा प्रदान करता है और आराम भी देता है, कंफर्ट लगता है ना। बोला है कि इसमें रेशे त्वचा के लिए सुरक्षित होने चाहिए। ठीक है, रेशा जो होता है वो त्वचा के लिए सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, कोई कोई जो रेशा होता है वो स्किन को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, वे ना तो खुजली पैदा करे और ना ही एलर्जी। ठीक है, बहुत सारा अगर जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो खुजली पैदा कर देता है ना, खुजली टाइप हो जाता है, एलर्जी हो जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, साथ ही पहनने में आरामदायक हो और मौसम के अनुकूल व्यवहार करें। ठीक है, मौसम के अनुकूल व्यवहार करें, है ना। तो ये था हमारा 10वां पॉइंट। यहाँ पे आप लोग का जो सारा का सारा क्वेश्चन अब क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग देखे होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन आप लोग के लिए बोले थे इसलिए मैंने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग का 10 क्वेश्चन जो मैंने बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग कितना 10 क्वेश्चन अगर आप लोग ये बना लेते हैं तो आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। ठीक है, तो इतना मेहनत से आप लोग के लिए ये PDF भी बनाया। ठीक है, प्लस में वीडियो बनाया, एडिट किए, सारा का सारा चीज़ किए। इसमें बहुत टाइम लगे हमको, 2 से 3 दिन लगे इसमें। ठीक है, देखिए 2 से 3 दिन नहीं लगता बट 1 दिन लगता। बहुत सारा काम भी होता है हमको भी। ठीक है, तो उसमें भी करना होता है और इधर भी आप जो वीडियो होता है उसको भी करना होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को 3 दिन लगे, इसलिए आप लोग का वीडियो नहीं आ रहा था। यही चीज़ में हम लोग काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो के लिए आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह का जो और वीडियो है आप लोग के बीच हम लाते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसका अगर PDF चाहते हैं तो PDF आप लोग को बता दिए कि PDF जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF को मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग एक बार अगर कमेंट कर दीजिएगा कि इसका जो PDF है वो अपलोड कर दीजिए, मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, आप लोग का एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द होने वाला है। आप लोग 1 जनवरी तो मनाएंगे ही, साथ ही इसको भी पढ़िए। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग का जो वीडियो होता है एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।